क्या हाल पढ़ ले गए गैंग, आज मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं कुछ एमसीक्यूज। और ये सिर्फ कुछ एमसीक्यूज नहीं है, ये टोटल है 100 एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज। किसके? पांचों चैप्टर्स के हिस्ट्री के। तुम्हारे जो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, पांचों चैप्टर्स के मिला करके टोटल 100 एमसीक्यूज हैं। और हमने ये चैलेंज लिया है कि हम ये खत्म करेंगे 2 आवर्स में सिर्फ, यानी कि 120 मिनट्स में। कैसे ये चैलेंज लगाना है, कैसे एक्सेप्ट करना है चैलेंज, कैसे इस वीडियो को, कैसे इस सेशन को देखना है, कैसे सॉल्व करना है एमसीक्यू, सुनो ध्यान से। देखो 120 मिनट्स हम दे रहे हैं, 100 एमसीक्यूज करेंगे। तुम्हारे एग्जाम में आता है कितना? 20 एमसीक्यूज आते हैं, 20 एमसीक्यूज। अब 20 एमसीक्यूज को अगर हम देखते हैं एवरेज हिसाब से दे रहे हैं हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, ठीक है, 25 to 30 मिनट्स इस हिसाब से एवरेज दे रहे हैं। यानी आधे घंटे में तुम अपना 20 एमसीक्यूज वाला सेक्शन जो आता है बोर्ड एग्जाम में, वो जला के रख दोगे अगर ये पूरा सेशन ध्यान से देख लेते हो। प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये पूरा सेशन ध्यान से देखना। देखो मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा, थोड़े बहुत हिंट दूंगा। तुम्हें क्या करना है, एक पेज निकाल लो, एक शीट निकाल लो और उस पर लिखते रहो क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे डालकर आंसर्स लिखते रहो। और उसके बाद ही मैं आंसर बताऊंगा, बगल में एक छोटा सा टिक, एक छोटा सा क्रॉस लगा देना, दैट्स इट। प्लीज एक शीट निकाल के बैठ जाओ, एक शीट निकाल लो, सिर्फ 1 2 3 ऐसे लिखना, बगल में सिर्फ टिक या क्रॉस, टिक या क्रॉस, कि तुम्हारा कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर गलत। क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़े से हिंट दूंगा और उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि क्या है करेक्ट आंसर। स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस में चलेंगे, पांचों चैप्टर खत्म करना है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। इन विच ईयर फ्रेडरिक सोर्यू प्रिपेयर्ड हिज सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम वर्ल्ड। उसका ड्रीम वर्ल्ड विजुअलाइज जो कर रहा था जैसे एक पेंटिंग में, कौन? फ्रेडरिक सोर्यू। यहां से एक और क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि वो जो पेंटिंग थी इसका नाम था क्या? 4 प्रिंट्स, जिसका नाम क्या था? ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है, ड्रीम वर्ल्ड नाम था ना उस पेंटिंग का। उस पेंटिंग को किसने बनाया था? तो यहां से क्वेश्चन अगर बनता है तो फ्रेडरिक सोर्यू ने, वहां पर जो पेंटिंग थी सबसे पहले पेज पे तुम्हारी बुक के। अब कौन से ईयर में बनाया था? ये ईयर के ऑप्शंस कौन कौन से दिए? 1848, 1850, 1854 और 1857। देखो अगर तुमने जैसे यहां पर एक इमेज बनी थी, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो दिया था वो पढ़ा था, तो तुम्हें क्लियरली याद होगा कि वो कौन सा सन था, कौन सा ईयर था। जो मैंने तुम्हें शीट बनाने को बोली है 1 2 3, उसके बगल में अपना आंसर लिखो, आंसर लिख लो। सब लोगों ने आंसर लिख लिया। अब मैं आंसर मार्क करूंगा, उसके बगल में छोटा सा टिक है, छोटा सा क्रॉस करना और देखना कि क्या तुम पूरे के पूरे एमसीक्यूज गिवन टाइम में लगा पा रहे हो। पूरे के पूरे एमसीक्यूज गिवन टाइम में, जो ये टाइम है वीडियो का, 2 घंटे में खत्म कर पा रहे हो। क्योंकि ये एवरेज से हमने किया है कि जो 20 क्वेश्चंस का सेट आता है बोर्ड एग्जाम में, वो तुम्हारा सॉल्व हो जाए 30 मिनट्स के अंदर, ताकि तुम्हारे पास टाइम रहे बोर्ड एग्जाम में बाकी क्वेश्चंस करने के लिए। तो इसका सही आंसर है यार 1848। सबको पता है 1848, याद कर लो 1848। फ्रेडरिक सोर्यू ने पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग का नाम क्या था ये मुझे कॉमेंट में बताओ जल्दी से। देन विच कंट्री, सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए हम। विच कंट्री गेव फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म टू दी वर्ल्ड। कहां पे हुआ था फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, यानी कि कहां पर पहला रिवॉल्यूशन होता? फर्स्ट रिवॉल्यूशन कहां पे हुआ था, जल्दी बताओ। फर्स्ट रिवॉल्यूशन कहां हुआ था? इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, आयरलैंड। स्विट्जरलैंड तो हमने पढ़ा ही नहीं ज्यादा कहीं पे, आयरलैंड पढ़ा है, फ्रांस पढ़ा है और इटली पढ़ा है। और क्या पहले पढ़ा था, इसी से याद कर लो। सबसे पहले हमने फ्रांस ही पढ़ा था, उसके बाद इटली, आयरलैंड, इंग्लैंड ये सब पढ़ा था। तो सही आंसर क्या होगा? फ्रांस। अब जिनका फ्रांस सही हुआ है उस सीट में टिक लगा लो, जिनका नहीं क्रॉस। और बिल्कुल भी रुकना नहीं है, पूरा का पूरा ये वीडियो खत्म करना है एक बार में, 1 टेक में, क्योंकि तुम्हें टाइम मैनेज करना सीखना है इस वीडियो से एमसीक्यूज का। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखो बता दिया कि सबसे पहले रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, बट कौन से ईयर में हुआ था? याद करो कौन से ईयर में हुआ था। तुम्हें याद होगा जो पहली रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो कौन से ईयर में हुई थी? मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे याद करना है उसको, एक सीक्वेंस में याद कर लो, 1 then 7 8 9। तो सही आंसर इज 1 7 8 9। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। विच measures वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच लोग जो थे उनके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी दिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था? कई सारी चीज की थी, जिसको मैंने याद भी करवाया था। किससे? फैक्टिल से, FECTIL। जिन्हें नहीं पता अभी सुन लो। F से फ्लैग था, E से स्टेट जनरल था, C से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, T से क्या था? जो नए लगाए गए थे ना। और I से क्या था, याद करो,
L से था तुम्हारा लैंग्वेज, I से इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और T से तुम्हारा टैक्सेस। अब यहाँ पर ये जो सारे के सारे मीजर्स लिए गए थे फ्रैक्टल में, इसमें यहाँ पर देखना है कि विच मीजर्स वर इंट्रोड्यूस। तो न्यू फ्रेंच फ्लैग, हाँ देखो F से फ्लैग है। न्यू हिम्स, हाँ कंपोज किए गए थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव C से, हाँ है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। तीनों की तीनों चीजें हैं। फ्रैक्टल से याद कर लो, लिख लो अपनी उस शीट के बगल में। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, एक शीट बनाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो, अपना आंसर लिखो। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं खुद पढ़ो, आंसर लिखो। मैं तुम्हें टाइम भी दे रहा हूं इसीलिए सोचने का। अब तक तुम अगला क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन 5, उसके बाद ये बगल में लिखो आंसर। सही है सही मार्क करो, गलत है गलत। एंड में स्कोर देखना, और मेन स्कोर नहीं है, मेन है कि टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आधे घंटे में 20 क्वेश्चन की स्पीड होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। What was the meaning of the words La Patrie and Les Citoyens? La Patrie and Les Citoyens का क्या मतलब था? मैंने तुम्हें कैसे याद दिलाया था कि ला पैत्री यानी कि कोई मांग रहा है इनसे कि दो, और ले सितोयन यानी कि कोई दे रहा है कि ये ले लो। तो तुम मांगते किससे हो और मिलता किससे है? फिर याद करो, देखो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लो, फादरलैंड, सिटोयन, मदरलैंड, एब्सोल्यूट मोनार्क, मदरलैंड सिटीजन। तो मदरलैंड अगर मान लो दे रही है तो मोनार्क को तो नहीं मिलता है, तो फादरलैंड या सिटीजन होगा, मदरलैंड या सिटीजन। और फ्रेंच में उस टाइम पे, जैसे हमारे इंडिया में फीमेल को प्रायोरिटी मिलती है, उस टाइम पे वहां पर फीमेल को प्रायोरिटी नहीं थी। वहां पर पूरा का पूरा पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी और फादरलैंड माना जाता था, मदरलैंड जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो राइट ऑप्शन इज ए, द फादरलैंड एंड द सिटोयन या द सिटीजन। हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड ऑफ 1804? बहुत इजी क्वेश्चन। सिविल कोड किसने लाया था 1804 का, जिससे लोग कांपते थे, डरते थे? लुइस बोनापार्टे, लुइस 16, ये तो तुमने क्लास 9 में पढ़ा था। पहले ऑप्शन काट दो, नन ऑफ दिस होगा नहीं। नेपोलियन है, लुइस बोनापार्टे। साफ साफ सही आंसर ये गलत है, लुइस बोनापार्टे, और सही आंसर इज नेपोलियन। देन सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804? सिविल कोड आया तो था, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? देखो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारे दिमाग में आंसर नहीं आएगा, एक बार ऑप्शन हमें पढ़ना होता है। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या इससे इक्वालिटी बिफोर लॉ आई थी? नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के बेस पे अब कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी इस लॉ को आने के बाद, सिविल कोड आने के बाद। कि यानी कि बर्थ के बेस पे जो प्रिविलेज मिलती थी अमीर लोगों को, क्या वो मिलना बंद हो गई थी? और सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, क्या राइट टू प्रॉपर्टी मिल रहा था? सोचो एक बार, क्या लोगों को ये सब राइट्स मिल गए? इक्वालिटी बिफोर लॉ आया था, आई गेस आया था, हाँ ठीक है, अगर आया था तो टिक कर लिया छोटा सा। नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के बेस पे कोई प्रिविलेज मिलेगी, सब इक्वल रहेंगे, लॉ के लिए सब बराबर रहेंगे, हाँ आया था नेपोलियन के रूल में। राइट टू प्रॉपर्टी भी आया था, अगर तुमने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो डी इज द करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं, हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। क्या है पूरा क्वेश्चन? नेम द सिटीज वेयर द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। कौन सी सिटीज थी जहां पर फ्रेंच आर्मीज का, फ्रेंच आर्मीज उस टाइम पर कैसे निकलती थी? जैकबिन क्लब्स नाम से, जैकबिन क्लब्स नाम से निकलती थी। तो इनका वेलकम हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी की तरह कैसे किया गया था? एक फोटो तुम्हारे एनसीईआरटी में दी गई है, जहां ऐसा एक ट्री प्लांट कर रहे हैं सब लोग, उसी में डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। जब इतने ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक चीज याद हो जाएगी कि इस पेज पे क्या था। अब तुम्हें बस ये बताना है कि कौन कौन सी सिटीज में वेलकम किया गया था। लंदन, ब्रुसेल्स, होलैंड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लंदन कहाँ से होगा? बात हो रही है फ्रेंच आर्मीज की, कट हो गया। होलैंड भी कट, फ्रांस में ही है ब्रुसेल्स, ठीक है। तो ब्रुसेल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि उस टाइम पे ब्रुसेल्स पे इंपैक्ट था फ्रेंच आर्मीज का, लंदन या फिर होलैंड पे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं था। ब्रुसेल्स कहाँ का कैपिटल है? याद करो, सिविक्स में तुमने पढ़ा है यार, अरे सिविक्स में तुमने पढ़ा है ब्रुसेल्स कहाँ का कैपिटल है, जल्दी मुझे कमेंट में बताओ जल्दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, ध्यान से पढ़ो। विच रीजन वॉज इंक्लूडेड इन दी हैब्सबर्ग एम्पायर? मैं एक एक चीज तुम्हें याद करवा दूंगा अगर भूल रहे हो, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर में कौन सा रीजन था? बताओ इसका आंसर क्या है। पहले ऑप्शंस पढ़ लो। बोहेमिया, ओहिया की टूर वे, ओही वो वाला नहीं, सिंगर वाला नहीं, बोहेमिया रीजन था। ब्रुसेल्स अभी ऊपर देखा, मिलान या वारसाव। मिलान या वारसाव तो तुमने नया नया सुना है, बुक में था ही नहीं, तो इन दोनों को कट कर दो। अब कंफ्यूजन कहां पर है? बोहेमिया या ब्रुसेल्स, कहां पे हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था? बोहेमिया में या फिर ब्रुसेल्स में?
ब्रुसेल्स तो पहले ही मैंने ऊपर बता दिया कि वो कैपिटल था। कहाँ का ये तुम मुझे कमेंट में बताओगे। बी सही नाम है जहां का वो कैपिटल था, ठीक है। तो सही आंसर है 9 का ए, यानी कि बोहीमिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ो। विच वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट? कौन सी क्लास डोमिनेंट थी? क्लास मतलब ये मत सोच लेना कि अगर मिडिल क्लास दिया तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्लास मतलब कि कैटेगरी की बात हो रही, तो मिडिल क्लास यानी कि जो मिडिल क्लास के थे, एरिस्टोक्रेट जो अमीर थे, या पीसेंट जो गरीब थे। कौन सी क्लास डोमिनेंट क्लास थी, किसकी ज़्यादा चलती थी? यार थोड़ा सा इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है किसकी चलती थी। अमीर लोग की जो चलती थी यार उस टाइम पे, एरिस्टोक्रेट्स की। बिल्कुल सही आंसर है। देन आगे बढ़ते हैं। अगर तुम स्पीड से लिख पा रहे हो, मैंने तुम्हें जो शीट बनाने बोली है, शीट बनाओ, उसमें पूरा आंसर नहीं लिखना है। देखो शीट बना ली तुमने, एक प्लेन पेज उठाओ, प्लेन पेज पर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऐसे डालो, एक लाइन खींच दो। यहाँ पर जो तुम्हें पढ़ने के बाद लग रहा है वो लिखो, ए बी सी जो भी ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर टिक या क्रॉस, टिक या क्रॉस। देन एंड में देखो कितने सही हुए कितने गलत। और सही गलत मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्या तुम टाइम मैनेज कर पा रहे हो। बार बार बोल रहा हूँ ये शीट जरूर बनाओ, प्लीज 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 ये शीट बनाओ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिबरलिज्म? लिबरलिज्म का क्या मतलब है, ये यहां पे आंसर करना है। फ्रीडम, फिलॉसफी, मॉडर्निटी, नेशनलिज्म, इसमें से क्या मतलब है? लिबरलिज्म का मतलब क्या है? अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो लिबरलिज्म के लिबर का मतलब समझाया गया था, LIBER का मतलब लिखा हुआ था एनसीईआरटी में। अगर तुमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लें। फिलॉसफी, फिलॉसफी होता है इसका मतलब, लिबरलिज्म का मतलब बिल्कुल भी नहीं। मॉडर्निटी नहीं। नेशनलिज्म या फ्रीडम, अब इन दोनों में से बताओ। लिबर का मतलब हमने फ्री पढ़ा था, तो लिबरलिज्म का मतलब होगा फ्रीडम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सफरेज? सफरेज का मतलब क्या होता है? ये सफरेज ये नहीं है, SUFERAG, ये नहीं कि सफ़र का मतलब तुम उत्पीड़ा या फिर दर्द, दुख, बेवफाई, ऐसा कुछ समझ लो, बिल्कुल भी नहीं। सफरेज का मतलब क्या है? याद करो याद करो। सफरेज का मतलब किधर पढ़ा था, क्या था सफरेज? राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, या ऑल ऑफ दिस? अब ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, एक वर्ड की मीनिंग पूछी हुई है, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दिस तो कट गया। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, या राइट टू वोट। देखो तुमने एनसीईआरटी में यार लाइन जब पढ़ी होगी लिखा होगा सफरेज राइट्स, यानी कि 3 2 1। अब सुनो आंसर, तुमने आई होप आंसर अपनी इस शीट में जो बनाई है लिख लिया होगा, जो भी तुम्हें आंसर अभी समझ में आ रहा है। अब रियल आंसर सुनो। सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स, यानी कि वोट, और किसको उस समय मिला था? सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को, तो राइट टू वोट। अब ये एक्टिव सिटीजन्स क्या है ये मुझे तुम प्लीज कमेंट्स में बताओगे। इस तरह का पार्टिसिपेशन चाहिए तुम्हारा यार, तभी मजा आएगा ना। वो कितने देखो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं बिल्कुल। हम देखो 5 चैप्टर करेंगे, 1 2 3 4 5 हिस्ट्री का, और बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक 1 जैसे चैप्टर 1 अगर चल रहा है तो टॉपिक 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 वाइज, 2 का टॉपिक 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 टॉपिक, और टॉपिक वाइज पूरा का पूरा हम हिस्ट्री का सिलेबस जला देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम खत्म करेंगे MCQs में। ये तुम्हें दिख भी रहा होगा कैसे हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, कैसे पहले हमने रिवॉल्यूशन देखा, फिर नेपोलियन, और फिर सब कुछ। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सबको एवरेज टाइम सारे MCQs को दे रहा हूं, और 2 घंटे में हमें ये 100 MCQs जलाने हैं। क्वेश्चन 13। व्हेन वॉज ज़ोलवेरेन फॉर्म्ड? ज़ोलवेरेन क्या था पहले ये बताओ मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ज़ोलवेरेन का कि व्हाट वाज ज़ोलवेरेन? इंटरनल ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, तो आता है कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में बताना, कस्टम ड्यूटी या इंटरनल ड्यूटी या टैक्स ड्यूटी, क्या था ज़ोलवेरेन? अब कब फॉर्म हुआ था, इसको कैसे याद करना होता है, किन किन को याद है वो लोग अपनी उस शीट पे जो मैंने शीट बताई बनाने को उस पर लिख लो। जिन्हें नहीं याद है आंसर सुनो, 1830, 1832, 34 या 38। ज़ोलवेरेन आया था 1834 में। अब देखो डेट्स को कैसे याद करना होता है, मैं बहुत ही वियर्ड तरीका बता रहा हूँ, बट ये वियर्ड तरीका वर्क करता है। ये देखा तुमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1834। अब वी का देखो, वी का वी ऐसे बना हुआ है, 2 में 1 में देखो 0 2 4 8 या कोई भी नंबर ले लो। 1834 का वी मुझे लगता है ऐसा कि ऐसा वी यहाँ पे फिट हो रहा है,
ये वियर्ड तरीके से यार तुम्हें डेट्स करके याद कर सकते हो। तो 1834 इस तरह से याद कर लो जोल वेरिएंट के वी से कि वो 1834 के 4 में फिट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच फिलॉसफी वॉज स्ट्रेस्ड बाय द कंजर्वेटिज्म। फर्स्ट वी शुड नो कि कंजर्वेटिज्म क्या है, और ये यहाँ पे पूछा हुआ है कि कंजर्वेटिज्म ने कौन सी फिलॉसफी को बढ़ाया था, क्या था, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल हायरार्कीज, फैमिली, ऑल ऑफ दीज। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुरानी सोच पे स्टिक्ड रहना और धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, मतलब कि मॉडर्निटी की तरफ ना देखना, पुरानी सोच पर और पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज पे स्टिक्ड रहना, यही होता है कंजर्वेटिज्म। अब ट्रेडिशनल वर्ड सुन के तुम सोचोगे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन जहां जहां पर भी ऑल ऑफ दिस दिया होता है तो पूरे एक बार पढ़ लिया करो। तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ ठीक है। सोशल हायरार्कीज, पुराने ज़माने पर ध्यान देते थे, पुराने ज़माने में सोशल हायरार्कीज होती थी, जो अमीर है वो ऊपर रहता था, एरिस्टोक्रेट, गरीब नीचे, गरीब आवाज़ नहीं उठा सकता था। और फैमिलीज, फैमिलीज होती थी, फैमिलीज में भी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। तो ए बी सी ऑल ऑफ दीज होगा 14 का आंसर। ऑल ऑफ दीज अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके ध्यान से पढ़ लिया करो। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री वॉज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन पावर्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन सी कंट्री थी, बताओ। इसका आंसर मुझे चाहिए तुम इसे कमेंट्स में भी और तुम्हारी उस शीट में भी। क्वेश्चन नंबर 15 का, कौन सी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव थी यूरोपियन पावर्स की? ब्रिटेन, नेदरलैंड, फ्रांस, बुल्गारिया। बुल्गारिया पहले कट हो गया, नेदरलैंड भी कट हो गया क्योंकि तो वो तो बहुत ही दूर है। दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, ब्रिटेन या फ्रांस। यूरोपियन पावर्स की यार रिप्रेजेंटेटिव हमेशा से जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो रही है, और वो कंट्री कौन सी है, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। देखो कहीं भी कुछ भी तुम देखो, कहीं भी कोई भी लॉज लाने हो, कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव करने यूरोपियन पावर्स का, जैसे कि अफ्रीका की क्रेविंग करनी हो तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स मिलकर करी थी ना। कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर अफ्रीका की क्रेविंग की थी? बी प्राक, ठीक है, जिसने किसको हराया था? नेपोलियन को, नेपोलियन को मारा था। बी प्राक से कैसे याद करोगे? ब्रिटेन, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया। के से किल्ड, किसको किल किया था? नेपोलियन को। ब्रिटेन, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, तो यही ने की थी अफ्रीका क्रेविंग। यही लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और यही लोग रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ब्रिटेन, प्रशिया, रसिया, अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया। इसमें है प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया नहीं है, तो बाकी कट गया, बचा क्या? ब्रिटेन। 15 का आंसर इज ए। इस तरह से दिमाग से यार थोड़ा सा देखा जाता है एमसीक्यूज, थोड़ा सा रिलेट किया जाता है, समझा जाता है, और काफ़ी ज़्यादा फिर इजी हो जाता है एमसीक्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु होस्टेड वीना कांग्रेस। वीना कांग्रेस किसने होस्ट की थी? गुस्सिप्पे मजिन्नी, कैवर, ड्यूक मेटरनिच, लुइस फिलिप। सबसे पहले तो मजिन्नी तो एक रिवॉल्यूशनरी था, कैवर तो सीएम था, लुइस फिलिप तो हम सब जानते हैं किंग था। ड्यूक मेटरनिच ने तो फेमस स्टेटमेंट दिया था ना, स्नीज स्नी वाला, जिसका तुम लोग बड़ा फेमस स्टेटमेंट बनाते हो कि एक कंट्री स्नीज करती है तो हमारा सिलेबस बढ़ जाता है, कंट्री स्नीज करती है तो सिलेबस घट जाता है। कौन सा कमेंट था वो जो भर देते हो तुम लोग? अब इसी आदमी ने विना कांग्रेस भी की थी, याद रखना कि जिसने स्टेटमेंट दी थी उसी ने होस्ट की थी। जो स्टेटमेंट देते हैं वही तो पोडियम पे ऐसे खड़े होकर माइक में होस्ट करते हैं ना, इस तरह से याद कर लो। तो किसने होस्ट की थी? ड्यूक मेटरनिच ने ही होस्ट की थी। तो इतने क्वेश्चन से हमने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, लगभग एंड तक चैप्टर 1 की। अब हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर पे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से हटके कहाँ, नेशनलिज्म इन इंडिया की ओर।
नेशनलिज्म इन इंडिया पे आ गए हम, और वो शीट मेंटेन करते रहना, जो शीट में मैंने बताया है कि हाँ क्वेश्चन नंबर डालना है 1 2 3 और आंसर लिखना और टिक क्रॉस लगाते रहना है। देखो 16 to 20 क्वेश्चंस एवरेज रहेंगे, एवरेज सब में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल हम 100 क्वेश्चंस कर लेंगे 5 चैप्टर के, 200 नहीं, सिर्फ 120 मिनट्स में, यानी कि 2 घंटे में ही, ताकि तुम्हारा एवरेज मेंटेन रहे कि तुम 20 क्वेश्चंस एग्जाम के कर लो आधे घंटे से भी कम टाइम में एग्जाम हॉल में। चलो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से कब आए थे इंडिया और कब उन्होंने किए थे सत्याग्रह? आने के बाद ही किए थे सत्याग्रह, तो किस ईयर में आए थे ये देखना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से जिस ईयर में आए थे उसके बाद ही उन्होंने अपने सारे के सारे सत्याग्रह किए होंगे, तो 1914, 21, 20, ये तो काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया, बचता है 1915 या 1914। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि कौन सा ईयर है जब महात्मा गांधी वापस आए थे। जल्दी से मुझे आंसर बताओ कमेंट्स में यार, कुछ आंसर का वेट मैं तुम्हारा खुद कर रहा हूँ कमेंट में। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया? देखो 1914 1915 में कंफ्यूजन थी, करेक्ट आंसर इज, जिन्हें पता है वो लिख लो शीट में इस वाली, 1915। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। व्हाट डिड आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज? सत्याग्रह क्या कहता है? देखो यहाँ पे कोई ऑल ऑफ दीज नहीं है, 4 ऑप्शन है, चारों अलग अलग हैं। देखो एक एक हम सेंटेंस पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक ऑप्शन। द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ एंड फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि सत्य की पावर, नीड कि सत्य को सर्च करना है और फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करना है। नीड टू सर्च फॉर एंड यूज फिजिकल फोर्स, नहीं फिजिकल फोर्स नहीं चाहिए। फाइट विद आर्ग्यूमेंट एंड वायलेंस, बिल्कुल नहीं, वायलेंस बिल्कुल नहीं, सही है ऑप्शन ए। ये बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन था। आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे देखो, विच एरियाज डिड गांधी ऑर्गेनाइज दिस सत्याग्रह? सत्याग्रह कहां कहां पर ऑर्गेनाइज किया था? विच एरियाज डिड गांधी ऑर्गेनाइज दी सत्याग्रह? पढ़ो ध्यान से, 2-3 सत्याग्रह थे ना शुरू के, उन्हीं के क्वेश्चन है ये। देखो चंपारण इन बिहार एंड अहमदाबाद, चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और अहमदाबाद, ये 3, या फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात या अहमदाबाद, चंपारण बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बताओ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां पर किए थे उन्होंने? 3 सत्याग्रह किए थे और सब में 2-2 ऑप्शन ही मिल रहे हैं तुम्हें, 1 2 3, ये 3 सत्याग्रह मिल गए। चंपारण बिहार, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, फिर अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्यों किया था ये मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट्स में एक वर्ड में आंसर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। आओ, ये होगा उसका ऑप्शन, साफ साफ ऑप्शन बी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रॉयलेट एक्ट ऑफ 1919? 1919 का रॉयलेट एक्ट क्या था? देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रॉयलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 आंसर यही मिल गया, याद कर लो कि 1919 में रॉयलेट एक्ट था। अब इसका मतलब क्या था, क्या था इसका मतलब, जिसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अनशन पे बैठ गए थे हमारे इंडिया वाले, हमारे सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था इसके खिलाफ। डिटेंशन आफ्टर ट्रायल फॉर 3 ईयर, नो हियरिंग ऑफ केस, डिटेंशन ऑफ प्रिजनर फॉर 3 ईयर्स विदाउट ट्रायल, अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। अब देखो 3 ईयर्स 2 ईयर्स, ये तो काट ही दो। फैक्ट यहाँ पे याद करने वाला ये है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए 2 ईयर्स था या 3 ईयर्स था, तो जिन्हें जिन्हें याद है जल्दी बताओ, 3 2 1, एंड द आंसर इज डी, कि डिटेंशन अलाउ किया गया था बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में पेशी करे, कितने सालों तक? 2 ईयर्स तक रॉयलेट एक्ट में। ये कैसे याद रखना है, 1919 में 9 2 बार आता है तो 2 ईयर्स इस तरह से याद कर लो। इस तरह के छोटे मोटे दिमाग में पजल्स बना लोगे तो याद करना नहीं पड़ेगा, पैटर्न में याद हो जाएगा तुम्हें, सब कुछ अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है। व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? बहुत ही दुखद घटना थी ये जलियांवाला बाग की। अब कब हुआ था ये, कहाँ हुआ था, ये सबको पता है, अमृतसर में। किसने करवाया था? जनरल डायर ने। अब हमने यहाँ आंसर देना है कि कब हुआ था, तो इसका आंसर बड़ा ही फेमस डेट है, बहुत 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 फेमस डेट है। अप्रैल में हुआ था, सबको पता है, चलो ठीक है, सब में अप्रैल है। ये क्या है, 10 अप्रैल, फिर 13 अप्रैल 1920, 1919। तो याद रखना कि ये तभी हुआ था जब राउलेट एक्ट इसी के बाद आया ना। तो कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919, उसी सीजन में हुआ था, 1919 में। देन क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का, विच ब्रिटिश ऑफिसर ओपन फायर एट जलियांवाला? ओ, मैंने इसका आंसर तो तुम्हें पहले बता दिया।
जलियांवाला बाग किसने करवाई थी, किसने फायर ओपन करवा दिया था? अभी मैंने इसके पहले ऑप्शन बोला था इसका। जल्दी से अपनी जो शीट बना रहे हो उसमें सही आंसर लिखो और टिक क्रॉस मार्क करते रहो। एंड में हमें चेक करना है कि क्या हम लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस कर पाए और कितने क्वेश्चन सही कर पाए। सर जॉन साइमन, जनरल डायर, और ये दोनों नाम तो काट ही दो नीचे वाले, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। इन्होंने साइमन कमीशन लाया था और इन्होंने किया था ये गंदा काम। जनरल डायर इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन 7, व्हेन एंड वेयर वॉज द खिलाफत कमिटी फॉर्म्ड? खिलाफत कमिटी कब फॉर्म हुई थी, इसका आंसर देना है हमें। खिलाफत कमेटी थी क्या? खिलाफत इशू के अगेंस्ट एक कमेटी, एक ग्रुप बनाया गया था, उसी को खिलाफत कमेटी बोलते हैं। अब खिलाफत इशू क्या था ये तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो अगर तुम्हें सच में आता है, और अगर आता है तो बिलीव मी तुमने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। खिलाफत कमेटी कब फॉर्म हुई थी? सबसे पहला फरवरी 1920, बॉम्बे गुजरात। तो देखो एलिमिनेट करना सीखो, बॉम्बे गुजरात या बॉम्बे गुजरात, कहाँ पे हुई थी पहले ये कंफर्म करो, बॉम्बे में या गुजरात में? गुजरात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बॉम्बे में हुई थी। अब 1920, 1919 या 1919 ऐसे एलिमिनेट करो, फिर तुम्हें याद आएगा कि 1919 की बात है। मेजर इंसिडेंट शुरू के 1919 में हुए थे, चाहे राउलेट एक्ट हो, ये हो, या फिर जलियांवाला बाग हो। तो बचे ये दो ऑप्शन सी और डी। सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही है? 3, 2, 1 डी, मार्च 1919 बॉम्बे। देखो अगर एक दो क्वेश्चन तुमसे नहीं भी हो रहे हैं तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना यार कि अरे मेरा तो प्रिपेयर ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो चार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो गलत ऑफकोर्स होंगे इतने ढेर सारे क्वेश्चंस में। हमें बस देखना है कि क्या हमारी स्पीड है, क्या हम क्वेश्चंस पढ़ पा रहे हैं उस टाइम में, देख पा रहे हैं। और जितने टाइम में तुम्हें लगता है ना कि मैं ये बोल बोल के बकवास कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं ये तुम्हें रीडिंग टाइम दे रहा हूँ, रीडिंग टाइम। व्हाट एक्शंस वर टेकन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या एक्शन लिए गए थे? देखो पहला पढ़ो, द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज और फॉरेन गुड लिकर, ये सब की। यानी कि सारे के सारे जो टाइटल्स गवर्नमेंट ने दिए थे सब ने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दिया, यानी कि नौकरियां छोड़ दी, बॉयकॉट कर दिया सिविल सर्विस का, आर्मी पुलिस कोड, हर एक चीज़ का, स्कूल में टीचर पढ़ाना बंद कर दिए, फॉरेन गुड्स का भी बॉयकॉट हो गया। या दूसरा बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, क्या सिर्फ बॉयकॉट ऑफ गुड्स हुआ था, नौकरी नहीं छोड़ी थी? गलत है। सी सरेंडर ऑफ टाइटल, क्या सिर्फ सरेंडर ऑफ टाइटल हुआ था? गलत है। डी बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी पुलिस कोर्स एंड फॉरेन गुड्स। बॉयकॉट यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, एक टर्म सरेंडर ऑफ टाइटल। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बस ध्यान से हमें देखना होता है। क्वेश्चन 9, वो शीट बनाते रहना प्लीज़, मैं तुमसे बहुत बार बोल रहा हूँ, वो शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी नहीं बनाई है फिर से वीडियो स्टार्ट कर दो और प्लीज़ बनाओ, शीट बनाओ प्लीज़, वीडियो पीछे करके फिर से स्टार्ट कर दो, लेकिन ये शीट जरूर मेंटेन करो। अब आ जाओ क्वेश्चन 9 पे। कौन से दो मुस्लिम ब्रदर्स ने महात्मा गांधी का सपोर्ट किया था? वो दोनों आपस में ब्रदर्स थे। कौन थे वो? अरबाज अली, सुजात अली। अरबाज भाई तो कोई थे ही नहीं, वो तो सलमान के भाई हैं, गलत हो गया। मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अरबाज अली फिर से काट दो, शुजात अली काट दो, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने हेल्प की थी हमारे महात्मा गांधी जी की। क्वेश्चन 10, व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन? यानी कि खिलाफत के ये जो लीडर्स थे उन्होंने ये भी मिल गए और गांधी जी भी मिल गए, और दोनों ने मिल के क्या स्टार्ट किया? दोनों ने मिल के स्टार्ट किया था ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? शुरू में सारे इंसिडेंट्स कब हो रहे थे? 1919 में। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन NCM हम सब जानते हैं कब स्टार्ट होता है? 1920। 19 तो कट ही गया, 2022 कट गया, 20 कट गया, बचा 1921। क्योंकि NCM हमेशा हम सबको याद है बचपन से क्या है, 1921 में हुआ था। किसमें? 1921 में, ठीक है, 1921। नाउ let's move to another question. Question 11. What were the effects of non-cooperation movement on the economic front? यानी कि इकोनॉमी पे कैसा असर पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जब लोगों ने सब कुछ बॉयकॉट कर दिया था? तो पहला कि यही चीज़, फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड, ये सब चीज़ें ये सब हो रही थी। फॉरेन को बॉयकॉट कर दिया जा रहा था, लिकर शॉप को पिकेट करा जा रहा था, फॉरेन क्लॉथ को जला दिया जा रहा था, और इंडियन क्लॉथ लोग पहन रहे थे। इकोनॉमी गिर गई, पीपल ने यूनाइटेड एक्शन नहीं लिया, फॉरेन गुड्स का फाइनेंस होता रहा। क्या हुआ था इसका आंसर? देखो फाइनेंशियल फॉरेन गुड्स कंटिन्यूड नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ा ही था, तो ये काट दो।
पीपल ने यूनाइटेड एक्शन नहीं लिया था, लिया था, काट दो। इकॉनमी फेल या फिर ये हुआ था, इकॉनमी पे क्या असर हुआ क्या नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने चैप्टर में पढ़ा कि ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट? वाह, थैंक गॉड मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं किया तुम्हें पिकेट की मीनिंग। पिकेट का मतलब क्या होता है बताओ? फॉरेन गुड्स को जला देना, नॉन फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन इंपोर्ट, वेयरिंग ओनली इंडियन क्लोथ, ये तीन होते हैं। या फिर ये अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप। ये है आंसर कौन सा करेक्ट, तुम मुझे बताओ जल्दी से। वो शीट में लिख लो, शीट में ज़रूर लिखो, और मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ इन 3, 2, 1। डी। क्या होता है ना, एक शॉप होती है, उसकी एंट्रेंस को जाके कई भीड़ ब्लॉक कर देती है कि यहाँ से कुछ ना खरीदने देंगे ना यहाँ आने देंगे, यानी इसका धंधा चौपट कर देंगे। इसको बोलते हैं पिकेट करना। क्वेश्चन 13, वाई डिड द मूवमेंट स्लो डाउन? मूवमेंट स्लो क्यों हो गया, किस वजह से? लोगों ने तो नौकरी छोड़ दी, जो नौकरी मिली थी उसको छोड़ दी, स्कूलों में जाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था, कपड़े पहनना छोड़ दिया था ब्रिटिश वाले। तो फिर हुआ क्या? लैक ऑफ यूनिटी। गलत, यूनिटी तो थी भाई। ब्रिटिश ओवर पावर्ड इट, या हैंडमेड इंडियन गुड्स लाइक खादी वर्ड और मोर एक्सपेंसिव, अपने कपड़े महंगे थे और टाइम कंज्यूमिंग थे, देन मिल मेड, मिल मेड यानी कि मशीन मेड, पीपल डिड नॉट गिव अप फॉरेन गुड्स, ये भी गलत है। तो बी और सी में कि ब्रिटिश ने ओवर पावर कर लिया, ब्रिटिश ने ज़्यादा ताकत दिखाई, इंडियंस ने घुटने टेक दिए, या फिर हमारे कपड़े यार बड़े महंगे थे। सी इज़ द ऑप्शन, हमारे बड़े कपड़े महंगे थे, और यहाँ तक कि अगर हम स्कूल में नहीं पढ़ाना जाएंगे, टीचर जो कोर्ट में लॉयर्स हैं अगर वो नौकरी नहीं करेंगे तो वो करेंगे क्या? कोई इंडियन कोर्ट या इंडियन कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे थे नहीं उस टाइम पे, और कपड़े जो थे खादी जैसे वो बहुत 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 महंगे थे। तो उन्हें मजबूरन गरीबी के कारण, पैसों की तंगी के कारण वापस आने पड़ा और मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगेन। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सारे ऑप्शंस लिखो, सारे ऑप्शंस देखो, और कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है वो सीट में लिखो। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बेगार सिस्टम? बेगार, बेगार नहीं बेगार बोलो ताकि याद रहा करे क्या है इसमें बेगार में। देखो बेगार में ऐसा क्या स्पेशल था? लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, लेबर वॉज पेड सम परसेंटेज ऑफ पेमेंट, लेबर वॉज डन इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स, या फिर लार्ज रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द लेबर, यानी कि लेबर से पैसा मांगा जाता था। क्या होता था बेगार सिस्टम में? यार बेगार सिस्टम में उनसे काम करवाया जाता था बट पैसा नहीं मिलता था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए लिख लो अपनी शीट में। अगर तुमने ऑप्शन नहीं लिखा था तो टिक कर लो, नहीं लिखा था तो क्रॉस मार लो। अब नीचे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 ध्यान से पढ़ो। व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 अबाउट? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किस बारे में था? याद करो, हमने कई लोगों के बारे में पढ़ा था, प्लांटेशन वर्कर, फार्मर्स, अलग अलग लोग बारे में। ऑप्शन पढ़ो, कुछ ना कुछ याद आएगा, ऑप्शन पढ़ोगे तो याद आएगा। देखो, रिलैक्सेशन टुवर्ड्स द प्लांटेशन वर्कर इन असम, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड यानी कि अलाउड नहीं होता था, परमिटेड अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अलाउ नहीं होता था लीव करने को यानी कि छोड़ने को। फिर फ्री मोबिलिटी ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स, या वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशंस। क्या था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, किस बारे में था? तो रिलैक्सेशन टुवर्ड्स प्लांटेशन वर्कर इन असम, ये कट, प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड, अलाउ नहीं करते थे टी गार्डन निकलने को, यही था अपना ऑप्शन बी। उस शीट में लिखते रहना कि तुमने क्या आंसर दिया है, क्या आंसर आ रहा है। अगर क्लोज आंसर है तो भी ठीक है, हमें यहाँ पर मैनेज करना है टाइम, कि टाइम मैनेज हो पा रहा है या नहीं मैनेज हो पा रहा है। आओ क्वेश्चन 16 पर आते हैं, ध्यान से पढ़ो। व्हेन वाज द एनसीएम, ये एनसीएम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाल्टेड यानी कि रोक दिया गया बाय महात्मा गांधी एंड वाई, क्यों रोका गया और कब रोका गया? तो देखो, सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब रोका गया था इसके बारे में याद करने की कोशिश करो। किस वजह से रोका गया था? क्योंकि देखो, एक बार तुम्हें क्वेश्चन आंसर सारे ऑप्शन पढ़ा दूं। 1921 ड्यू टू नॉन कॉपरेशन। देखो, जो यहाँ पर ईयर्स हैं उन्हें याद करना मुश्किल है, रीजन तुम्हें अच्छे से याद होगा नॉन कॉपरेशन का कि क्यों रोका गया था। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, तो गलत है, पार्टिसिपेट किया था। मच स्ट्रेस बाय ब्रिटिश, हाँ स्ट्रेस तो था, चौरी चौरा। टू मैनी पीपल बीइंग किल्ड, ये तो राउलेट एक्ट का रीजन था, चौरी चौरा था रीजन 1922, अपने आप मार्क कर लो ऑप्शन सी। देन अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, जो है क्वेश्चन 17। वाई वॉज द साइमन कमीशन सेटअप बाय द ब्रिटिश?
साइमन कमीशन क्यों सेटअप किया गया था? देखो, इट वॉज टू मैनेज, इट वॉज टू होगा, टू नहीं, इट वॉज टू मैनेज ऑल द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इट केम फॉर फाइनेंशियल एंड बिजनेस रूल, इट केम टू मेक पीस ऑन वेरियस इशूज। क्या ये पीस का समझौता था, बिजनेस का, या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि लॉज वगैरह थे, या द कमीशन वॉज लुक इन टू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, 3 पॉइंट में से ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल भी गलत लग रहे हैं, ये पॉइंट थोड़ा सही लग रहा है और ये पॉइंट। लेकिन अगर याद करोगे कि साइमन कमीशन आया था टोरी गवर्नमेंट के द्वारा, साइमन कमीशन, जॉन साइमन आए थे लेकर, किस बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और सबको याद आ गया होगा कि आंसर इज क्या? 3, 2, 1। अपनी उस शीट पे लिख लो तुमने क्या आंसर लग रहा है। राइट आंसर इज डी। अब बगल में टिक या क्रॉस लगा लो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया एंड हाउ इट वाज रिसीव्ड बाय इंडिया? कब आया और इंडियंस ने उसे कैसे रिसीव किया, इंडियन ने क्या बोला? देखो, मैंने हमेशा तुम्हें बोला पिछले क्वेश्चन में भी कि ईयर्स में कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो अगला पूछा था हाउ या वाई, उस पर ध्यान दो। इंडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करे? साइमन गो बैक, इट वॉज वेलकम्ड, देयर वॉज अ मिस रिस्पॉन्स, पीपल वर फोर्स टू एक्सेप्ट इट। गलत गलत गलत, सबको याद है साइमन गो बैक। तो ऑप्शन ए 1928 में आया और स्लोगन क्या था हमारा? साइमन गो बैक। लोगों ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु अनाउंस्ड अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड व्हेन? डोमिनियन स्टेटस किसने किया था अनाउंस? बताओ, डोमिनियन स्टेटस किसने अनाउंस किया? जनरल डायर? नहीं, इसका तो गोलीबारी का काम था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन या माउंटबेटन? माउंटबेटन तो नहीं है, तो अब ऑप्शन सी है या ऑप्शन ए, इसमें देखना होगा। अभी हमने देखा कि जॉन साइमन ने साइमन कमीशन लाया था और लॉर्ड इरविन ने ही डोमिनियन स्टेटस दिया था। तभी क्या हुआ था? क्या हुआ था याद करो, इरविन गांधी पैक्ट, इरविन गांधी पैक्ट हुआ था, जो काफ़ी बातचीत हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इज when did the Lahore Congress, when did the Lahore Congress formalize the demand for पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? कि लाहौर कांग्रेस जो थी उसने कब पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मलाइज कर दिया, पब्लिक में फॉर्मली अनाउंस किया था? कब किया था याद करो। 1929, 29, 30, 28। 28 तो यार बहुत पहले हो गया, 30 बाद में हो गया, तो ये अब दो डेट में देखना है, जून या फिर दिसंबर। कब हुआ था? थोड़ा सा अगर तुम याद करोगे कि लाहौर कांग्रेस सेशन कब हुआ था, जो मैप पे भी मार्क करने को आता है, तो वो था 3, 2, 1, ऑप्शन बी, दिसंबर 1929। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन चैप्टर 2 के सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 हो गया, 3, 4, 5 देखना है और लिमिटेड जो टाइम लिमिट है उसमें देखना है जल्दी जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से बहुत 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 चांसेस हैं कि क्वेश्चन उठ के एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ।
चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हो गया, कॉटन टेक्सटाइल का ग्रोथ रेट कम हो गया, एक्सपोर्ट का ग्रोथ रेट कम हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट का फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन अर्ली 19th सेंचुरी। उसका रीजन क्या था, क्या हुआ, पहले समझो क्वेश्चन को कि कॉटन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया, गिर गया। अब इंडिया से एक्सपोर्ट कम हो गया, क्यों हुआ 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, इसका रीजन देखना है। ऑप्शंस पढ़ो, अगर तुम्हें वन लाइन में याद आ रहा है तो अपनी शीट जो मैंने बोली बनाने को, एक पेज में लिखने को, लिख लो आंसर, नहीं तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन, टैरिफ लग गया था, या फिर क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वॉज पुअर, या फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन इन इंडिया, या फिर कॉटन प्रोडक्ट्स हैड फाउंड अदर बायर्स। एक एक ऑप्शन ध्यान से देखो, कॉटन प्रोड्यूसर्स हैड फाउंड अदर बायर्स, क्या ये रीज़न था या फिर कोई और रीज़न था? ध्यान से याद करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। थोड़ा सा देखो, चारों ऑप्शन एक बार पढ़ो और समझो। देखो, चारों ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इसके पहले मैं आंसर बताऊं, अब थोड़ा सा तुम खुद भी दिमाग लगाकर पढ़ो। आंसर 1 पढ़ो एक बार। ऑप्शन 1, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन। क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वॉज पुअर, गलत है। शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन, गलत है, रॉ कॉटन बिल्कुल शॉर्ट नहीं थी, और अदर बायर्स भी नहीं थे। तो यही है यार, क्या हुआ था, टैरिफ बढ़ा दिया गया था कॉटन इंपोर्ट पे, इसलिए जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। क्योंकि क्या हुआ था, टैरिफ जो था वो कॉटन इंपोर्ट ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन में तुम टैक्स बढ़ा दोगे किसी कपड़े के आने में, तो इंडिया से कपड़ा क्यों आएगा, बंद हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो यही था ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखो, अब कुछ क्वेश्चन में जिन्हें समझाना पड़ता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तुम्हें भी प्लीज़ समझना पड़ेगा पेशेंस के साथ। क्वेश्चन 2, when the export of cotton textile to Britain declined, India did not lose much. Why? थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में कि जब कॉटन टेक्सटाइल का ब्रिटेन में एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उस टाइम पे। जब भी हमने ऊपर पढ़ा ना ये इंसिडेंट का, इंडिया पर ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा, एक्सपोर्ट गिर रही है, मार्केट का लॉस हो रहा है, फिर भी इंडिया को ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा? देखो सारे ऑप्शन, बिकॉज डिमांड फॉर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन अमेरिका इंक्रीज्ड, जो अमेरिका था यहाँ पर ज़्यादा डिमांड आ गई थी, या फिर साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में ज़्यादा डिमांड आ गई थी, या इंडिया का होम मार्केट अच्छा था, या चाइना में आ गई थी डिमांड। चाइना इंडिया कभी भी एक साथ तो हो ही नहीं सकते हैं, दोनों कंपटीशन है क्योंकि दोनों सेम इकोनॉमी वाले कंट्रीज़ हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया हमने पढ़ा ही नहीं है कहीं पर भी, इंडिया में मार्केट इतनी थी नहीं। और अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा है, वहाँ पर जब वॉर हुई थी तब भी अमेरिका को ज़रूरत हुई, जब वॉर में ब्रिटेन हो गया उस टाइम पे भी, और ये जिस टाइम की बात है उस टाइम पे भी अमेरिका में नीड थी कॉटन टेक्सटाइल की, सब चीज़ की। तो इसलिए अमेरिका ही सही आंसर है। अमेरिका को हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, जब ब्रिटेन में एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ तो हम अमेरिका में एक्सपोर्ट चालू कर दिए थे हम सब इंडियंस, और इसके वजह से ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ा। देन थर्ड क्वेश्चन, गिव द करेक्ट रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गिव द करेक्ट रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम क्यों गिर गई, लोगों का लिवलीहुड खराब हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में, क्यों, इसका रीज़न लिखना है। चारों ऑप्शन देखो, पीपल स्टॉप्ड गोइंग टू वर्क एज दे वर स्केयर्ड ऑफ द वॉर सिचुएशन, कि उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया इसलिए पैसे नहीं आए क्योंकि वो डर गए थे वॉर की सिचुएशन को देखकर, या दूसरा, डेथ एंड इंजरीज हैज रिड्यूस द नंबर ऑफ एबल बॉडी वर्कफोर्स। एबल्ड बॉडी वर्कफोर्स यानी कि जो लोग काम करने के लायक थे उनका नंबर ही कम हो गया क्योंकि डेथ काफ़ी हुई, इंजरीज काफ़ी हुई वॉर में। थर्ड, होम गवर्नमेंट हैड इम्पोज हैवर टैक्सेस, बिल्कुल गलत है, कोई टैक्स ऐसा लगाया नहीं था उस टाइम पे। पीपल कुड नॉट गो टू वर्क बिकॉज दे गॉट बिजी विथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दियर हाउस होल्ड। बहुत ही बकवास ऑप्शन है कि लोग काम पे इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि रीऑर्गेनाइज करने में लगे थे अपना हाउस होल्ड, तो ये भी गलत। 1 और 2, पीपल स्टॉप गोइंग टू वॉर एज दे वर स्केयर्ड ऑफ वॉर सिचुएशन, क्या वो वॉर की सिचुएशन से डर गए थे कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, क्या ऐसा हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बी होगा सही आंसर कि डेथ और इंजरीज इतनी ज़्यादा हो गई थी, मालूम है ना, जो यंग एज के लोग थे वो इतने ज़्यादा मार दिए गए थे ना कि कोई बचा ही नहीं था, वर्क फोर्स बची ही नहीं थी काम करने के लिए। ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वुमेन इन यूरोप स्टेप्ड इनटू जॉब्स विच वॉज अर्लियर मेन वर एक्सपेक्टेड टू डू, व्हाट वाज द रीजन? क्वेश्चन का मतलब ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर औरत भी उतर गई थी कहाँ पे, जॉब्स में, जॉब्स भी औरतें कर रही थी जॉब्स,
जो पहले हमेशा सिर्फ मैन करते थे। अब इसका रीज़न क्या था, ये चेंज का रीज़न क्या था बताओ। बिकॉज मैन वेंट इन टू बैटल, सारे आदमी लड़ने चले गए थे क्या इस वजह से, या फिर मैन वेंट टू अदर कंट्रीज़, क्या सारे अदर कंट्रीज़ में चले गए थे जॉब के सर्च में, या लिबरलाइजेशन ऑफ वुमेन सोसाइटी, ये तो कभी हुआ ही नहीं कि वुमेन को फ्रीडम मिली उस टाइम पे, तो क्रॉस। बिकॉज मैन फोक डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ द हाउस होल्ड वर्क। कितना फुद्दू सा ऑप्शन है यार, ये कह रहा ऑप्शन कि सारे के सारे आदमियों ने डिसाइड किया कि हम घर जमाई बनेंगे, हम सारा घर का काम करेंगे, तुम बाहर काम करो। ऐसा तो कभी किया नहीं मर्दों ने, कट कर दो भाई। शुरू के दो बचते हैं, मैन वेंट टू बैटल, लड़ने चले गए, या अदर कंट्री में चले गए जॉब के लिए। साफ साफ जब यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हुई है तो हिंट मिल रहा है मैन वेंट टू बैटल। वहाँ पर वर्क फोर्स चाहिए थी, लड़ने के लिए एबल बॉडीज चाहिए थी, इसलिए सारे मैन लड़ने चले गए थे युद्ध में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सी कंट्री ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लिया था, कौन सी कंट्री ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लिया था बताओ। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या पोर्टुगल। पोर्टुगल के बारे में तुमने चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर इज पोर्टुगल। वो शीट जो मैं बोल रहा हूँ बार बार यार, प्लीज़ उसको बना लो, प्लीज़ प्लीज़ वो शीट बनाओ। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन विच कंट्री डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट। ग्रेट डिप्रेशन कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है, कौन सा ग्रेट डिप्रेशन, 1930s वाला जो 29 में लगभग स्टार्ट हो गया था वही वाला। वो ग्रेट डिप्रेशन कहाँ पे था, कहाँ पर आया था ग्रेट डिप्रेशन 1930s वाला, जल्दी बताओ। 6 पहले आंसर कैसे एलिमिनेट करोगे। 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था 30 में नहीं आ सकता, ये कट गया, बचते हैं सिर्फ 3, 29। ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी। ब्रिटेन में ग्रेट डिप्रेशन कोई आइडिया नहीं, जर्मनी की बात ही नहीं हुई थी। यूएसए में आया था ग्रेट डिप्रेशन जब बिल्कुल जॉब बिल्कुल सारी की सारी मार्केट डाउन गिर गई थी, जॉब वॉब सब छिन गई थी लोगों की, यहाँ की बैंकरप्सी हो गई थी, बैंक लोन्स नहीं रिपे कर पा रहे थे, ये सब सिचुएशन आई थी ना, उसी की बात हो रही है। नाउ क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई वन नेम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। कि पोस्ट वॉर यानी कि वॉर के बाद जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया था उसका कोई एक एम बताना है। इन 4 में से क्या है उसका कोई एक एम, ठीक है, बाकी जो गलत होंगे उन्हें एलिमिनेट करने देना है। पहला, टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनमें स्टेबिलिटी आए, क्या ये था। या फिर दूसरा, टू प्रोमोट गुड हेल्थ फॉर पीपल, क्या हेल्थ के लिए था। यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही तो हेल्थ तो पहले ही कट गया, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, क्या एजुकेशन की बात हो रही है, कट गया, इकोनॉमी की बात हो रही है। फिर आखिरी ऑप्शन कि टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। देखो दोनों ऑप्शन सेम है ऑलमोस्ट, डिफरेंस है यहाँ पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हुई है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की बात हुई है। तो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो पूरा फोकस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे नहीं करता था, ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ तक कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिसोर्सेस लेकर वो लोग जाते थे डेवलप्ड वाले और यूज़ करते थे। तभी अंडर डेवलप्ड में किस नाम का ग्रुप बनाया था अपना, क्या नाम का ग्रुप था उनका जिससे ये इसके खिलाफ आए थे अंडर डेवलप्ड वाले, वो तुम कमेंट से मुझे बताओ। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लिए ये चीज़ की थी। नाउ हु अडॉप्टेड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने असेंबली लाइन अडॉप्ट किया। हु अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स। टी कुपला, हेनरी फोर्ड, सैमुअल मॉर्से, क्रिस्टोफर कोलंबस। कट। हेनरी फोर्ड, सब चलाते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट इंडिया में, इसी से याद रख लो। हेनरी फोर्ड ने ही असेंबली लाइन लाई थी। असेंबली लाइन क्या था, एक ऐसे लाइन रहेगी, वर्कर्स खड़े रहेंगे और सब वर्कर्स अपना अपना एक ही काम रिपीटेटिवली करते रहेंगे ताकि कम से कम टाइम में वर्क कंप्लीट हो सके और कोई भी डिले ना हो, कोई भी वर्कर इधर से उधर ना कर पाए, बातचीत करने का भी वक्त ना रहे और जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो सके उनकी फोर्ड कार की। अब यहीं पर एक चीज़ और कि इन्होंने कौन सा था पहला फोर्ड का कौन सा मॉडल था, पहला असेंबली लाइन में बना हुआ कौन सा कार का मॉडल था, तो टी मॉडल फोर्ड, टी मॉडल कार थी वो, उसका नाम यही था, टी मॉडल फोर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
नेम द प्लेस एंड ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस पहले मुझे बताओ कि हुई कहाँ थी। देखो मुझे खुद भी ईयर नहीं याद है, ठीक है, मुझे खुद भी ईयर नहीं याद है, लेकिन प्लेस हाँ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए प्लेस याद है। कहाँ पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस याद करो, चाइना, टोक्यो, वियतनाम, तीनों गलत। ब्रेटन वुड्स में हुई थी, ईयर मिल गया 1944। तो बस एक चीज़ भी तुम्हें दोनों में से मालूम होगी तो सही आंसर तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखा करो, पूरा आंसर पढ़ा करो, ये नहीं कि प्लेस एंड ईयर पढ़ा और जल्दीबाजी में सिर्फ ईयर 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 फोकस करते गए, सोचते रहे, नहीं कुछ समझ में आया, गलती से इधर उधर कन्फ्यूजन में कुछ भी मार के चले आए। नहीं, दो में से एक चीज़ देखा करो और फिर एलिमिनेट कर दिया करो। प्लेस याद आ गई तो प्लेस ब्रेटन वुड्स था, बाकी सब एलिमिनेट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 10, What was the outcome of Bretton Woods Conference? It led to the establishment of ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अभी ऊपर बताया, इसका आउटकम क्या था, क्या आउटकम था, कुछ संस्थाएं बनी थी ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, FAO, यूनेस्को नहीं, FAO नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पैसे के बारे में बात हो रही थी ना ब्रेटन वुड्स में, तो ऑफकोर्स ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did China become an attractive destination for multinational companies? मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो एक जगह पर प्रोडक्शन करती है, एक जगह पर उसकी मार्केटिंग, एक जगह पे सेल और एक जगह पे सर्विस सेंटर, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फैली होती है, अलग अलग काम करती है। जहाँ पे लेबर सस्ते मिलते हैं वहाँ पर चली जाती है अपना प्रोडक्शन कराने। तो अब चाइना में ऐसा क्या था कि वहाँ पर चली गई मल्टीनेशनल कंपनीज। इट हैड अबेंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल बहुत ईजिली अवेलेबल था, या हाई इंडस्ट्रियलाइज था, बहुत डेवलप्ड था चाइना इसलिए, या वेजेस वर वेरी लो, यानी कि जो सैलरी, जो पगार देनी पड़ती थी वहाँ के लेबर को बहुत कम थी इसलिए, या डी, इट हैड वास्ट एंड थिनली पॉपुलेटेड लैंड सुटेबल फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या मतलब डी का? इट हैड वास्ट एंड थिनली पॉपुलेटेड लैंड सूटेबल फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स, कि उसके पास बहुत बड़ा और बहुत कम पॉपुलेटेड लैंड था जहाँ पे आराम से प्रोडक्शन लग सकते थे। कम पॉपुलेटेड चाइना कभी नहीं था, गलत। रॉ मटेरियल, गलत। इंडस्ट्रियलाइज था क्या उस टाइम पर, बहुत डेवलप्ड था। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि उस टाइम पर जो भी साउथ ईस्ट कंट्रीज थी वो उतनी डेवलप्ड, एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज डेवलप्ड नहीं थी, कट गया। वेजेस वर लो, सैलरी कम थी वहाँ की, इसलिए वहाँ पर कंपनी सेटअप करती थी सबके सब। देन अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू, यानी कि मिड 19th सेंचुरी की शुरुआत से तब से क्या फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, देखो मिड 19th सेंचुरी की शुरुआत से फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से क्या हो गया, इन चार में से क्या चीज़ हुई? देखो, हायर इनकम बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई रूरल एरिया में, या फिर माइग्रेशन हो गया पीपल का, लोग आने लग गए जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉसिबल थी, या अराइवल ऑफ वुमेन, या वुमेन आने लग गई। देखो इसका ऑप्शन क्या है कि जब फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो याद करो, मुझे भी याद है कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई तो लोगों के पास पैसा आया, जब पैसा आई तभी इनकम आई, तभी तो फोर्ड मॉडल, टी मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल सारी गाड़ी खरीद रहे थे यूएस में लोग या ब्रिटेन में लोग। तो हायर इनकम इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तुम्हें। अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है तो रूरल को भी वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ काम मिल रहा था, माइग्रेशन ऑफकोर्स हुआ था, लेकिन जो पूरा माइग्रेशन तो रूरल लोग का हुआ था, लेकिन पूरे ब्रिटेन पे क्या असर पड़ा था कि इनकम बढ़ गई थी सबकी। गरीब की इनकम बढ़ गई थी, गरीब की 10 से 100 हो गई थी, अमीर की 100 से 1000 हो गई थी। देन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ एन इफेक्टिव राइट ऑफ विटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस? किस कंट्री का वीटो पावर रहा उस टाइम पर हमेशा से? IMF का फुल फॉर्म क्या है, अभी ऊपर देखा बताओ, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के डिसीजंस पे किसका रहा हमेशा से? इसका आंसर तो आज भी सबको पता है, बिना पढ़े इस चैप्टर को सबको पता है। फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, रशिया नहीं,
यूएसए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट मेनली इन, कहाँ पे हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? एशिया में हुआ था, एशिया में वे बेचारे तो खुद ही गरीब थे हम पहले, बिल्कुल नहीं। यूरोप में हुआ था, अमेरिका में या अफ्रीका में? अफ्रीका भी गरीब था, वहाँ से तो लोगों ने अपने क्या उठाए थे, इंडेंचर्ड लेबर्स वगैरह उठाए थे, जो हमने चैप्टर में पढ़ा भी है। तो अमेरिका या यूरोप, इन दोनों में से एक जगह पर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सारी कंट्रीज लड़ी थी, जैसे जर्मनी वर्मनी, ये सारी कंट्रीज, जर्मनी और उसके बाद फ्रांस, ये सारी कंट्रीज कहाँ पे हैं? अमेरिका में नहीं, यूरोप में है। ऑप्शन बी। वो शीट मेंटेन करते रहो, आंसर्स लिखते रहो और उसको मैच करेंगे हम एंड में। खुद यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ऑप्शन कि तुम्हें क्या सही लग रहा है, फिर जब मैं बता रहा हूँ क्या सही है, टिक या क्रॉस करते रहो। और ये सब तो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार, पेपर के एंड तक हम साथ रहेंगे और बहुत कुछ आने वाला है। तो तुम प्लीज़ एक काम करो, प्ले स्टोर या iOS पे, सफारी पे जाकर, ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लो अनअकैडमी ऐप, और वहाँ पर स्पेशल क्लासेस या कोई भी क्लासेस तुम्हें देखनी है तो यूज़ करो कोड PADHLEGANG, पढ़ ले गैंग। ये कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा और सारी क्लासेस फ्री में खुल जाएंगी। ये स्पेशली यार तुम्हारे लिए है और ये सिर्फ इस सेक्शन तक है, इस सेशन तक वैलिड है, तो जल्दी से जल्दी जाकर इसको यूज़ करो। 15th क्वेश्चन, द जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑन इन अफ्रीका वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन अफ्रीका का डायरेक्टली लिंक किस लिए था? क्यों अफ्रीका में जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन हो रहा था? इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ की जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन यानी कि वहाँ के लैंड एरियाज़ को, वहाँ के लैंड रिसोर्सेज को चेक किया जा रहा था। क्यों? वहाँ पे लोग आ रहे थे, क्यों? ऑप्शन देख लो, सर्च फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, गलत। इंपीरियल प्रोजेक्ट, गलत। वास्ट लैंड विथ रिच रिसोर्सेज या लेबर टूर, देखो ये दोनों ही कहीं ना कहीं सही है। लेबर चाहिए था अमेरिका को या वास्ट लैंड विथ रिच रिसोर्सेज, इन दोनों में से क्या था मेन रीजन? द जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन इन अफ्रीका वॉज डायरेक्टली लिंक टू सर्च फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इंपीरियल प्रोजेक्ट, वास्ट लैंड विथ रिच रिसोर्सेज, या फिर लेबर टू वर्क फॉर प्लांटेशन इन अमेरिका। यह तो इंडेंचर्ड लेबर से उठा ही लिया था इन्होंने, बट जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन यानी कि पूरे की पूरी प्लेस, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन लैंड फॉर्म को क्यों दिया था? क्योंकि उस लैंड पे क्या थे? रिच रिसोर्सेज थे। तो बेटर आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ 16th क्वेश्चन, फ्रॉम एंशिएंट टाइम ट्रेवलर्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ, एंशिएंट टाइम ट्रेवलर्स ट्रैवल करते थे डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, इन सर्च ऑफ व्हाट, किस सर्च में, क्या ढूंढते थे बताओ? फूड, नॉलेज, पीस या स्पिरिचुअल लीडर्स? किस लिए इधर से उधर घूमते थे? फूड, खाने के लिए, खाने के लिए तुमने देखा ही था, स्पैगेटी इधर से उधर गया, इधर से उधर सब कुछ आया। नॉलेज, लोग इधर उधर गए तो नॉलेज भी इधर आई। पीस, शांति के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, बियर बाइसेप्स बनने चले गए थे? नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉलेज। नॉलेज के लिए जाते थे, किसी चीज़ की खोज में जाते थे, तो वो सब भी नॉलेज में ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कॉमन फूड्स लाइक पोटैटोज, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज। भूख लग गई भाई इतने नाम सुन के, तुम्हें भी लग गई? पॉज नहीं करना वीडियो, अगर भूख लगी हो यार, कुछ भी लगा, पॉज नहीं करना वीडियो। अचानक से मेरा एक्टिवेट मोड आ चुका है, लेकिन ये एक्टिवेट मोड बहुत ज़रूरी है। वीडियो पॉज नहीं करना है, 1x स्पीड पे देखना है और एक शीट मेंटेन करनी है, शीट में तुम्हें लिखना है यार। चलो आओ देखो यार क्वेश्चन जल्दी से। कॉमन फूड्स लाइक पोटैटोज, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? ये तो कॉमन फूड्स थे, लेकिन कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ के लिए ये नया था, ये यहाँ पर मार्क करना है। कहाँ के लिए नया था? यूरोप, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका भी रिच था, ऑस्ट्रेलिया भी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही नहीं कहीं पे, करेक्ट कर दो पहले ही। यूरोप, यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पर नया था ये सब कुछ। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी ड्यू टू, कई सारे पीपल, फ्लेड मतलब कि छोड़ के भागना पड़ा, यूरोप से भाग के अमेरिका चले गए। क्यों 19th सेंचुरी में क्यों चले गए थे? 19th सेंचुरी में क्या हुआ था यूरोप में? जल्दी याद करो, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था यूरोप में?
पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज, नेचुरल कैलामिटी, आउटब्रेक ऑफ अ वॉर, वॉर बिल्कुल भी नहीं, आउटब्रेक ऑफ प्लॉग, क्या ये था एक प्लेग आया था या नेचुरल डिजीज आई थी या पुअर्टी या नेचुरल कैलामिटी, कोई ऐसा भूकंप या नेचुरल कैलामिटी ऐसी आई थी? नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसमें क्या क्या हुआ, पुअर्टी, गरीबी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीजेस। और इसी के साथ ये चैप्टर के भी हमने बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लिए हैं। हमने चैप्टर 1, 2, 3 तीनों कर लिया है, बस अब 2 चैप्टर बचे हैं। आओ पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
पहला क्वेश्चन, हु सेटअप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता। ये इस चैप्टर का समझ लो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि किसने फर्स्ट जूट मिल नहीं, फर्स्ट इंडियन जूट मिल किसने सेटअप किया था कलकत्ता में। जीडी बिरला, सेठ हुकुमचंद, टाटा या टैगोर, इन सब में से किसने किया था, याद करो। जीडी बिरला, हुकुमचंद, टाटा या टैगोर। तो मैं पहले बार बार बताया था कि फर्स्ट इंडियन जूट मिल, देखो एक पैराग्राफ ऐसे लिखा होगा उस पेज पे, और ऊपर तो काफ़ी सारा इन तीनों के बारे में होगा। यहाँ पर एक लाइन लिखी होगी सेठ हुकुमचंद जी की, कि उन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल कलकत्ता में सेटअप किया था। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है, सेठ हुकुमचंद। देन अ फुलर्स जॉब इज टू, फुलर का क्या जॉब होता था, कई तरीके के नाम लिए थे ना, फुलर, वीवर, ये वो, दिस दैट। तो फुलर का क्या जॉब था, पिकअप वूल, वूल उठाना, या शॉर्ट वूल अकॉर्डिंग टू फाइबर, या गैदर क्लॉथ बाय प्लीटिंग, या कैरी वूल टू स्पिनर। पिकअप वूल यानी कि वूल उठाना, देखना क्वालिटी वाइज। शॉर्ट वूल, अब शॉर्ट करना, एक क्वालिटी का इधर एक क्वालिटी का उधर अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना। या गैदर बाय प्लीटिंग, पीट पीट के उसको गैदर करना, यानी कि उसको एक प्रोसेस से गैदर करना, ऐसा फाइबर टाइप बनाना। या इस वूल को स्पिनर तक ले जाना जहाँ पे स्पिनिंग हो सके। बताओ फुलर का क्या काम था। फुलर मैंने तुम्हें ऐसे याद करने को बोला है कि फुल कर देना, इसको ऐसा फुल कर देना, ठीक है, भर सा देना। और गैदर यानी कि इकट्ठा करना, जमा करके फुल कर देना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फेस लेबर शॉर्टेज इन 19th सेंचुरी। कहाँ पर लेबर शॉर्टेज हो रही थी, कौन सी कंट्री में। जर्मनी, फ्रांस, इन दोनों की बात ही नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका, इन दोनों में देख लो। ब्रिटेन तो यार पहले ही सब जगह कैप्चर कर रहा था, तो उसे लेबर शॉर्टेज होती नहीं थी, वो अपनी कैप्चर टेरिटरी से उठा लेता था, जैसे इंडिया, अफ्रीका में भी काफ़ी बार ऐसा कुछ किया है। अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ पर लेबर शॉर्टेज हुआ था, ठीक है, यहाँ पर लेबर शॉर्टेज हुआ था। और अमेरिका ने फिर लेबर शॉर्टेज के लिए गया यूएस में, सॉरी अफ्रीका में, और अफ्रीका से लेबर्स वहाँ से भी उठाने की कोशिश की। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैंने जो तुम्हें बताया था कि एक शीट बना लो, एक शीट प्लीज़ बनाओ, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डालो, टिक क्रॉस करते रहो, अपना ऑप्शन लिखे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। टाइमिंग भी मैटर करती है। क्वेश्चन 4, द पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली डिकेड इन दी। देखो जिसने चैप्टर पढ़ा है उसे याद आ रहा होगा कि सूरत और हुगली का जो पोर्ट था वो डीके हो गया था। कब हुआ था ये डीके, 16, 17, 18, 19, कौन सी सेंचुरी में, याद करो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि सेंचुरीज हम मिस कर देते हैं। ईयर तो हम याद रखते हैं 1907, 1908, 1919, बट सेंचुरी कम चांसेस है इसके आने की, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। 16th सेंचुरी, 17, 18, 19, 18, 19 बहुत आगे बात हो गई, 16 और 17, तो 17th सेंचुरी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन। पहला कॉटन मिल इंडिया का कहाँ स्टैब्लिश हुआ था। ये जो पहला ये स्टैब्लिश वो स्टैब्लिश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे जूट किसने स्टैब्लिश किया, जूट मिल को कहाँ पे हमने देखा ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन। जूट मिल कहाँ स्टैब्लिश हुआ, पहला इंडियन कलकत्ता में। किसने किया, सेठ हुकुमचंद जी ने। जैसे वो इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ था, फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ था। मद्रास, कलकत्ता, गुजरात, बॉम्बे। मद्रास, कलकत्ता, गुजरात, बॉम्बे। यार मैंने तुमसे बोला ना कि इसको तुम बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। सी से कॉटन, सी से कलकत्ता, मैच। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द्वारका नाथ टैगोर वॉज अ लैन, दिस इज अ मिस्टेक, वॉज एन, यहाँ पर क्या है मिसप्रिंट है, वॉज एन, ठीक है। द्वारका नाथ टैगोर जी क्या थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बताओ, इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका नाम आया था, जो अभी ऊपर हमने इतने ढेर सारे नाम पढ़े, इंडस्ट्रियलिस्ट में नाम आया था एक लिस्ट में, टाटा जी, सेठ हुकुमचंद जी, उसमें नाम आया था ना। तो साफ साफ क्लियर चीज़ है कि द्वारका नाथ टैगोर जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। हमने इंडस्ट्रीज़ पे चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें हम एजुकेशनिस्ट या सोशल रिफॉर्मर आ ही नहीं सकते। थोड़ा चैप्टर वाइज भी दिमाग लगाओगे
तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसीलिए मैं सीक्वेंस में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 किया, अब ये चैप्टर 4 है, इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा जो रहेगा कौन सा, इसी वीडियो में देखेंगे, जो रहेगा प्रिंट कल्चर। वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उससे MCQs भर भर के आएंगे। वाई डिड दी वीवर्स सफ़र फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन? वीवर्स रॉ कॉटन की प्रॉब्लम क्यों होने लग गई थी? याद करो यार, प्लीज़ प्लीज़, अब उस पीरियड में चले जाओ, याद करो, चैप्टर थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश करो कि वीवर्स को क्यों ज़रूरत पड़ गई थी, क्यों तकलीफ हो गई थी, रॉ कॉटन की कमी क्यों हो गई थी, बताओ। पहला रीज़न, दी कॉटन क्रॉप पेरिश्ड, कॉटन क्रॉप खराब हो गई थी, क्या ये रीज़न है? रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज, कि रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट चालू हो गया इधर उधर, तो ओरिजिनल लोगों के लिए बच ही नहीं रहा था। याद करो, क्या यही सही रीज़न है? अगर हाँ तो अपनी शीट बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन डालो, उसमें आंसर मार्क करो, लिखो, फिर टिक क्रॉस लगाओ, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्वेश्चन 7 का आंसर लिखो अपनी शीट पे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा सही आंसर। ऑप्शन सी क्या है? लोकल मार्केट गिर गई इसलिए, या एक्सपोर्ट मार्केट गिर गई इसलिए? ऑप्शन बी है कि एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ गई, और डी है एक्सपोर्ट मार्केट गिर गई। सी है एक्सपोर्ट मार्केट, सी है लोकल मार्केट गिर गई। और पहला कॉटन क्रॉप खराब हो गई, ये तो बिल्कुल गलत है। साफ साफ एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स नहीं हुआ था, एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, अलग अलग कंट्रीज में भेजा जा रहा था, इसलिए खुद ही के लिए रॉ कॉटन नहीं बचा था हमारे वीवर्स के पास। 7 का है करेक्ट ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट, इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड बोर्गेसी प्रिफर्ड हैंडमेड गुड्स बिकॉज। हैंडमेड गुड्स क्यों पसंद थे इन सबको भाई? जो अमीर लोग थे, रिच लोग थे, इनको हैंडमेड गुड्स क्यों पसंद थी? यही तो हैंड और स्टीम में डिफरेंस था, यही तो हमने डिफरेंशिएट करके पूरा 3, 4, 5 पॉइंट पढ़े थे। अब बताओ क्यों हैंडमेड गुड्स अच्छे थे? स्टीम कह रहा हूँ, या फिर मशीन कह लो, मिल मेड गुड्स के ऊपर। ऑप्शन पढ़ लो। दे वर मेड फ्रॉम इम्पोर्टेड मटेरियल, द हैंडमेड गुड्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट इन क्लास, दे वर बेटर फिनिश्ड, द ओनली अपर क्लास कुड अफोर्ड। ओनली अपर क्लास कुड अफोर्ड एक्सपेंसिव आइटम, ये गलत है। ये बात सच है, बट यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है। स्टेटमेंट अगर एक सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों वो प्रीफर करते थे, खरीद तो सकते थे सारे अमीर, बट वो प्रीफर क्यों करते थे? क्योंकि हैंडमेड गुड्स रिफाइनमेंट और क्लास को सिंबलाइज करते थे। बेटर फिनिश तो थे ही, लेकिन क्लास का जो सिंबलाइजेशन है ना, जैसे आज भी लोग फॉर्च्यूनर क्यों खरीदते हैं इतनी महंगी गाड़ी? क्योंकि वो एक क्लास को सिंबलाइज करती है कि हाँ भाई अमीर और भौकाल एंड एवरीथिंग, एक क्लास अटैच होती है उस गाड़ी के साथ। तो ऑप्शन बी। इसी तरह बाइकर्स बुलेट को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो एक रॉयल्टी का शो करती है कि एक रॉयल्टी की एक क्लास है बुलेट की। उन्हें देखकर जो KTM वालों को तुम छपरी बोल देते हो, बुलेट वालों को कोई छपरी नहीं बोलता, वो रॉयल एनफील्ड वाले हो जाते हैं ना भाई। क्वेश्चन 9, बाय लेट 19th century वाई डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स प्रिंट कैलेंडर्स फॉर एडवर्टीजमेंट? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने एडवर्टीजमेंट तो करते ही थे अलग अलग तरीके से, कैलेंडर क्यों स्टार्ट कर दिया ये बताओ। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट हो सकता था, और भी मीडियम्स में हो सकता था, कैलेंडर अपने खुद के क्यों बना दिए? जैसे आज देखते हो ना कि ABC टेलर, तो उसका कैलेंडर नीचे छोटा छोटा दिया होता है, ऊपर बड़ा सा नाम लिखा रहेगा उसकी दुकान का और नीचे कैलेंडर दिया होगा पूरे साल का, मंथ्स की डेट्स, कैलेंडर। इंडियन पीपल वर फॉन्ड ऑफ यूजिंग कैलेंडर इसलिए, या न्यूज़पेपर मैगजीन के बजाय कैलेंडर जो था वो बहुत इवनली यूज़ किया जाता था, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों चाहे अनपढ़ लोग हों, कैलेंडर सब यूज़ करते थे। तीसरा, इट वॉज चीपर, क्या आसान था, सस्ता था इसमें एडवर्टाइज करना, या ये ब्यूटी रहता था रूम में? दोनों के दोनों सी और डी गलत हैं। सस्ता बिल्कुल नहीं होगा एडवर्टाइज कराना, क्योंकि वो कैलेंडर है, खुद का बनवाना पड़ता था। ब्यूटी ऐड करते थे रूम में, ये जनरल कैजुअल बात है, ये इस आंसर का रीज़न नहीं है। जो मैंने पहले बता दिया, जनरल कैजुअल बात सही नहीं होती, स्टेटमेंट अगर सही है तो वो आंसर नहीं है। रियलाइज़ करो कि पूछा क्या है। इसमें पूछा है कि क्यों ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ऐसा करते थे, तो अब इंडियन पीपल को पसंद था कैलेंडर रखना इसलिए करते थे, या फिर दूसरा कि न्यूज़पेपर और मैगजीन तो कोई पढ़ता था कोई नहीं पढ़ता था, अमीर लोगों की चीज़ थी, लेकिन कैलेंडर गरीब से गरीब आदमी भी रखता था, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो। तो इंडियन पीपल को जो पसंद था वो ब्रिटिशर्स तो करेंगे नहीं भाई। ऐसा क्यों करेंगे कि उन्हें कैलेंडर पसंद है तो कैलेंडर में छापने लग जाएंगे एडवर्टीजमेंट? नहीं नहीं, मेन रीज़न ये है, मेन रीज़न पे जाना है हमें, कि न्यूज़पेपर मैगजीन तो कोई पढ़ता था कोई नहीं पढ़ता था, मगर कैलेंडर सब पढ़ते थे,
और ज़्यादा टाइम तक यूज़ भी करते थे, इसलिए कैलेंडर में एडवर्टीजमेंट किया कि सबके पास उनका प्रोडक्ट पहुंच पाए। नाउ क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशंस हेल्प द वीवर्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड compete when with मिल सेक्टर। क्या है इसका मतलब कि कौन सा इनोवेशन, इसमें से कौन सा इनोवेशन ऐसा था जिसने हेल्प की वीवर्स की अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और compete करने में मिल सेक्टर से। ऐसा कोई इनोवेशन नहीं इसके नीचे जो मिल सेक्टर यानी कि फैक्ट्री में लगा हुआ हो, लेकिन वो ऐसा इनोवेशन था जिसने जो हैंड से बना रहे थे उनकी काफ़ी मदद कर दी, इतनी मदद कि वो compete करने में मदद कर दी मिल सेक्टर से, मशीन वालों से। स्पिनिंग जेनी, फ्लाई शटल, कॉटन जीन, रोलर। कॉटन जीन और रोलर हमने सुना ही नहीं है, इसमें काट दो, ए और बी बचता है, स्पिनिंग जेनी या फिर फ्लाई शटल। स्पिनिंग जेनी क्या था, ऐसे ऐसे 3-4 लगा होता था, एक रस्सी से ऐसे ऐसे घुमाओ तो सारा का सारा जेनी चलता था, पूरा का पूरा, ठीक। फ्लाई शटल क्या था, वो एक अलग चीज़ थी ऐसे बनी हुई, और फ्लाई शटल ही एक ऐसी इनोवेशन थी जिसके बाद मिल सेक्टर को हम compete कर पा रहे थे, हैंड से जो बना रहे थे हैंडमेड गुड्स वो लोग compete कर पा रहे थे। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गोमास्थ। गोमास्थास कौन थे? अरे नहीं, गाली मत दो इनको, कौन थे ये? मिडिल मैन बोलते हैं ना इनको। देखो पढ़ो 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 पढ़ो। एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु एक्टेड एज अ गो बिटवीन द कंपनी एंड द इंडियन ट्रेडर्स। एन ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु लुक्ड आफ्टर द टेक्सटाइल ट्रेड, टेक्सटाइल ट्रेड देखते थे। या पेड सर्वेंट ऑफ द कंपनी, ऑफिसर ऑफिसर यहाँ पे सर्वेंट वर्ड यूज हुआ है। सर्वेंट ऑफ द कंपनी हु सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्टेड सप्लाईज एंड एग्जामाइंड द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। ऑफिसर थे वो? बिल्कुल नहीं। क्या वो ये देख रहे थे कि गो बिटवीन द कंपनी एंड इंडियन ट्रेडर, इंडियन ट्रेडर और उसके बीच थे? ऐसा था क्या? वो इंडियन ट्रेडर और इसके बीच थे, कंपनी के, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के? नहीं। फिर क्या वो टेक्सटाइल ट्रेड को देखते थे? नहीं। वो एक पेड सर्वेंट थे जो वीवर्स पे सुपरवाइज करते थे, जैसे अलग अलग वीवर्स ने बनाया, अब इसको चेक करेगा कौन? गुमास्ता, और यही पैसा वैसा डिसाइड करेगा और फिर ये गुमास्ता ऊपर तक पहुंचाएगा। पेड सर्वेंट था सिर्फ ये, ऑप्शन सी। देन यहाँ पर देखो कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस हु वॉज द टिपिकल वर्कर इन मिड 19th सेंचुरी। टिपिकल वर्कर कौन था मिड 19th सेंचुरी का? टिपिकल वर्कर किसको बोलेंगे? इन चार में से कौन सी कैटेगरी को बोलेंगे? क्राफ्ट्स पर्सन एंड लेबरर, मशीन ऑपरेटर, अनस्किल्ड लेबर, नन ऑफ दीज। बताओ। अनस्किल्ड लेबर की कोई भी क्लास नहीं है। टिपिकल लवर तो भाई राधे और कबीर सिंह होते हैं। टिपिकल वर्कर की बात कर रहे हैं। टिपिकल वर्कर अनस्किल्ड लेबर हो ही नहीं सकता। मशीन ऑपरेटर टिपिकल वर्कर तो नहीं था उस टाइम पे। टिपिकल यानी कि जो भारी मात्रा में, भारी संख्या में हो, तो नहीं। तो क्राफ्ट्स पर्सन और लेबरर टिपिकल वर्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब क्या है, इसको समझना है, ठीक है, कि कार्डिंग का मतलब क्या है। इन स्पिनिंग, इन वीविंग, इन विच कॉटन और वूल फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग, इन विच फिनिशिंग ऑफ क्लॉथ इज डन। किस में यूज होता है? स्पिनिंग में, वीविंग में, या फिर इन विच कॉटन और वूल फाइबर आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग। कार्डिंग कर रहे हैं, या तो कार्डिंग कर रहे हैं तो बोलते हैं ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि जहाँ पर कॉटन या वूल फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है स्पिनिंग के लिए, कार्ड करके उसको स्पिनिंग के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लिटरली मैं तुमसे बहुत ऑनेस्टी से रहता हूँ यार। जो इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाते वक्त भी उस पर ध्यान देता हूँ, जो नहीं होता है उसको इग्नोर मार देता हूँ। तुम्हें बोझ नहीं बनाता हूँ कि ये भी रटो वो भी रटो। उसी तरह यहाँ पर भी हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत चांसेस है कि उठ के क्वेश्चन आएंगे। बस एक दो जो थोड़े से एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर नहीं भी आया, गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो शीट मेंटेन करते रहना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज देना अगर तुमने वो शीट मेंटेन की है। बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि तुम बातें सुन रहे हो सच में सीरियस अपनी प्रिपरेशन को लेकर। 14th, हु वॉज द स्टेपलर्स एंड फुलर्स। फुलर्स अभी ऊपर हमने देखा, स्टेपलर्स कौन थे? स्टेपलर्स और फुलर्स कौन थे? गैदर क्लॉथ बाय प्लीटिंग, या सॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट बोथ ए एंड बी, एक ये था और एक ये था। देन नीचे क्वेश्चन 15th, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड न्यू मर्चेंट्स
could not set up business in the towns in Europe? What was the reason behind new merchants could not set up their business in towns in Europe? ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें मालूम होगा कि इसका आंसर क्या है। देखो क्या हुआ था ना कि जो न्यू मर्चेंट्स थे वो जब टाउन्स में आए यूरोप के तो वहाँ पर अपना बिजनेस नहीं सेटअप कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन थे उनको कुछ परमिशन ग्रांटेड थी वहाँ के लोकल रूलर से कि बाकी लोगों को वो सेट नहीं करते थे। मोनोपोली मिली थी, याद करो, कि तुम ही वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेड करोगे और कोई नहीं। द रूल बिकम बैरियर, रूल बैरियर बढ़ गया, या प्रोडक्ट नहीं था, या पावरफुल ट्रेड गिल्ड थी और अर्बन क्राफ्ट था, या नन ऑफ दिस। क्या था? पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस और अर्बन क्राफ्ट्स मेड इट डिफिकल्ट। Which pre-colonial port connected India to the Gulf countries and the Red Sea port? Gulf countries और Red Sea ports से कौन सा बहुत पुराना प्री कॉलोनियल, पहले कॉलोनाइजेशन के पहले का पोर्ट कनेक्ट करता था इंडिया को? उस समय की बात है। ऑप्शन है बॉम्बे, हुगली, सूरत और मछलीपट्टनम। इंडिया अगर हम ऐसे इमेजिन करें, इंडिया अगर हम मैप पे इमेजिन करने की कोशिश करें, देखो ये इधर रहता है अपना वेस्ट, इधर रहता है ईस्ट, इधर रहता है नॉर्थ, इधर रहता है साउथ। तो गुल्फ कंट्रीज़ की बात हो रही है, यानी कि इधर वाले रीजन की। तो वेस्ट में ही होगा। वेस्ट में कौन है? सूरत, गुजरात के पास। ऑप्शन सी। आ जाओ। हु प्रोड्यूस्ड म्यूजिक बुक दैट डॉन ऑफ द सेंचुरी? ये दैट नहीं, दी होगा। थोड़ा टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक हो जाती है, सब वर्कशीट तुम्हारे लिए बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार। अब इसी बात पे, इस गम पर लाइक कर दो, नोटिफिकेशन दबा दो कि अगले वीडियो जो इंपॉर्टेंट है इस टाइप के ना वो तुमसे मिस ना हो। सुनो, डॉन ऑफ द सेंचुरी ये म्यूजिक बुक को किसने पब्लिश किया था, प्रोड्यूस किया था? इसका हमें ऑप्शन आंसर देना है। जो सबसे पहला तुम्हारा चैप्टर का इमेज बना हुआ है उसके नीचे ये आंसर लिखा हुआ रहता है। किसने किया था? न्यू कॉमन, जेम्स वॉट, नन ऑफ दीज। जेम्स वॉट तो बल्ब बल्ब जला रहे होंगे बेचारे, न्यू कॉमन का काम ही नहीं है। E.T. पॉल, E.T. पॉल, याद रखना। और ये कोई बुक नहीं थी, याद रखना, ये क्या था? म्यूजिक बुक था। म्यूजिक बुक E.T. पॉल ने बनाई थी, ये कोई लिटरेचर वाली बुक नहीं थी। क्वेश्चन 18th, व्हाट वर सप्लाइड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम इंडिया फैक्ट्रीज? इंडिया की फैक्ट्री से क्या जाता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? अब याद करो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने लगा तो ब्रिटेन इसमें फंस गया वर्ल्ड वॉर में, तो अमेरिका की तरफ उतना ज़्यादा जो अमेरिका से यहाँ पे कंपटीशन मिल रहा था हमको, वो कंपटीशन कम हुआ क्योंकि ब्रिटेन को भी सप्लाई चाहिए थी, अमेरिका को भी। हर तरफ हम इंडियन सप्लाई करने लग गए। तो इंडियंस क्या सप्लाई कर रहे थे, क्या जाता था इंडियन की तरफ से, इंडियन फैक्ट्री से? जूट बैग एंड क्लोथ, टेंट एंड लेदर बूट्स, हॉर्स एंड मड सैडल, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। एक बार पढ़ लिया करो ऑल ऑफ दिस लगाने से पहले। जूट बैग जा रहा था, क्लॉथ जा रहा था, टेंट, लेदर बूट्स, हॉर्स एंड मूल सैडल्स, या ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस, ये सब कुछ जा रहा था। नाउ क्वेश्चन 19 जा रहा था, इसमें मैंने जो बताया जा रहा था मतलब ये नहीं कि फायदा नहीं घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा था क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 19 कि व्हेन डिड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्ड टू चाइना डिक्लाइन? वाओ, गुड क्वेश्चन। कि इंडियन यार्ड का चाइना में एक्सपोर्ट होना कब कम हो गया बताओ? 1906, 1910, 1915, 1902? 1906, 10, 15 या 02? तो जिन्होंने भी ये चीज़ ध्यान से पढ़ी थी कि इंडियन यार्ड चाइना में जाना कम हो गया था, वो बहुत पहले कम हो गया था जब चाइना ने खुद का ये सब स्टार्ट कर दिया यार्निंग, और वो हुआ था 1906 में। देन लास्ट क्वेश्चन, विच वॉर कॉज्ड न्यू प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन व्यूअर्स? इंडियन व्यूअर्स के लिए न्यू प्रॉब्लम कौन सी वॉर लेके आई थी? इंडियन व्यूअर्स की बात हो रही है। चलो मैंने वहाँ बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 हो गई तो बड़ा अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक था इंडियन व्यूअर्स के लिए? अमेरिकन सिविल वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड। फर्स्ट तो चलो फ़ायदेमंद था, सेकंड भी यार फ़ायदेमंद ही हुआ होगा क्योंकि हमें क्या है, हम तो इधर साउथ ईस्ट एशियन में हैं, इधर से हमें बस माल पहुँचाना है लड़ने के लिए। नन ऑफ दिस नहीं। अमेरिकन सिविल वॉर इज द ऑप्शन। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है कि अपनी कंट्री में लड़ाई हो जाए, और जब अपनी कंट्री में ही अमेरिका में लड़ाई हो गई तो सब कुछ जो यहाँ से हमारा कनेक्शन था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, सब कुछ कोलैप्स होने लग गया, ख़राब होने लग गया। याद रखना कि कौन सी वॉर की वजह से प्रॉब्लम आई थी इंडियन व्यूअर्स को? अमेरिकन सिविल वॉर।
नेक्स्ट लास्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी यार, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स तुमने दिखाया है, बहुत ही मस्त रिस्पॉन्स दिखाया है। बस सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा है और बहुत अच्छी स्पीड से हम चल रहे हैं। Question number 1 of last chapter, print culture and the modern world. Which problem has been raised in गुलामगिरी? गुलामगिरी में किस बारे में बात की गई है? इस बुक में किस बारे में बात की गई है? कास्ट सिस्टम, ड्रिंकिंग, अपर कास्ट हिंदू वुमेन की मिजरेबल लाइफ, या विडो यानी कि विधवा लोगों के बारे में। गुलामगिरी नाम से सजेस्ट कर रहा है किसी की गुलामी करना, किसी की बात सुनना। ये कब होता था? कास्ट सिस्टम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, अपर कास्ट लोग चलाते थे, लोअर कास्ट लोग से गुलामी करवाते थे, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता था लोअर कास्ट लोगों को, तब की बात है ये। तो द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। देन द बंगाल गैजेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, द बंगाल गैजेट वॉज एडिटेड बाय, ये कौन एडिट करता था बताओ? द बंगाल गैजेट वॉज एडिटेड बाय, इसमें से कौन था उसका एडिटर? इंडियन एडिटर था या फिर फॉरेन एडिटर? सबको याद है फॉरेन, तो इंडियन वाले काट दो, बचे ये दो। तो JAH, बंगाल से याद कर लो जा, बंगाल JAH, बंगाल जा। जेम्स ऑक्सटन हिकी या बंगाल हिकी BH, बंगाल गैजेट हिकी, ऐसे याद कर लो, बंगाल गैजेट हिकी। ये थे एडिटर बंगाल गैजेट के। देन द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना जापान एंड, चाइना जापान और कहाँ पर? अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी जो वुड एंड ब्लॉक प्रिंट था ना, वुड एंड ब्लॉक प्रिंटिंग, जिस पे दबाते थे वुड का एक एक अल्फ़ाबेट, बहुत पुरानी वाली प्रिंटिंग, वो जापान में थी, चाइना में थी। और वहाँ पे है यार जहाँ पे आजकल तुम लोग जहाँ के बड़े फ़ैन हो, अरे जो एक बैंड है वहाँ का बड़ा फेमस, BTS, कहाँ? कोरिया। याद रखना, BTS से याद कर लो, चाइना जापान, BTS में 3 वर्ड हैं, BTS, तो यहाँ भी चाइना जापान एंड कोरिया। Who said printing is the ultimate gift of God and the greatest one? अब ये स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट, बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट है कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, कि बहुत अच्छा गिफ्ट है और बहुत बड़ा गिफ्ट है। किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? जल्दी बताओ। डिकेंस, मर्सियर, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। ये सब एक शीट में क्वेश्चन वाइज नोट करते रहो, तभी इस सीरीज़ का फ़ायदा है। ये कोई सीरीज़ नहीं है, ये समझ लो तुम्हारे लिए बैठ के मैंने रात भर ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, पूरा सेशन रिकॉर्ड किया, 5 चैप्टर एक में, और पूरे के पूरे MCQs खुद बनाए मैंने, खुद हैंड पिक किए हैं ये MCQs, जिसके सबसे ज़्यादा चांस हैं इस बार के एग्जाम में आने के। क्वेश्चन 5, डायमंड सूत्रा, ये L मिसप्रिंट है, डायमंड सूत्रा होगा, इज़ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ, कहाँ की सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है ये? कोरिया, इंडिया, जापान, चाइना। कहाँ की है? कोरिया, इंडिया, जापान, चाइना। तो डायमंड सूत्रा, ये सूत्र उत्र वाला चीज़ यार जापानी लोग ही करते हैं, तो इस तरह से याद रख लेना, जापान। देन मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर वॉज एन सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर, एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट। CD तो मुझे लग नहीं रहा, बात अटक जाती है A और B पे, कि रिलीजियस रिफॉर्मर थे या फिर सोशल रिफॉर्मर थे। तो मार्टिन लूथर को हम सब जानते हैं कि वो, आंसर बताओ मुझे जल्दी, 3, 2, 1, आंसर इज रिलीजियस रिफॉर्मर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर, पेनी मैगजीन किसके लिए थी? जल्दी बताओ। पेनी मैगजीन्स क्या होती हैं? जो बड़ी सस्ती मैगजीन्स थी, वो किसके लिए थी? चिल्ड्रन, फैक्ट्री वर्कर, वुमेन, या इलाइट क्लास? अमीरों के लिए क्यों होगी? फैक्ट्री वर्कर पढ़ेंगे नहीं, चिल्ड्रन पढ़ेंगे नहीं, बस्ती कौन है? वुमेन। याद रखना, पेनी मैगजीन, P से याद कर लो, P से पेनी और वो से वुमेन। तो वुमेन अधिकतर क्या होती है? पैतनी, तो पैतनी से पेनी याद कर लो, और वुमेन थी पेनी मैगजीन्स की मेन रीडर या मेन कंज्यूमर।
क्वेश्चन 8, व्हाट मेड गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स persecute जेम्स हिकी हु एडिटेड द बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट के एडिटर थे ना, तो इनको परसिक्यूट क्यों कर दिया गया था, इनको मतलब लटका का है दिए ये लोग, कौन, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन क्यों लिया गया था, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, पढ़ो। उन्होंने आर्टिकल निकाले इंडियन नेशनल लीडर के लिए, इंडियंस का सपोर्ट किया आर्टिकल में इसलिए, या उन्होंने एडवर्टीजमेंट लगा दिए थे इंपोर्ट और सेल के खिलाफ, या फिर उससे रिलेटेड इंपोर्ट और स्लेव्स, इंपोर्ट्स एंड सेल ऑफ स्लेव्स, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी, जो स्लेव्स थे, जो लेबर थे, उनका इंपोर्ट हो रहा था, सेल हो रहा था, इसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाले इसलिए, या उन्होंने एंटी रिलीजियस किताबें लिख दी, एंटी रिलीजियस किताबें धर्म के खिलाफ, क्या इसलिए, या फिर ऑप्शन डी कि उन्होंने ही पब्लिश्ड गॉसिप अबाउट सीनियर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, या उन्होंने गॉसिप पब्लिश की थी सीनियर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स के बारे में। तो हाँ, सीनियर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के बारे में उन्होंने क्या गॉसिप की थी, या आर्टिकल सपोर्टिंग इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स, क्यों ऐसा किया था। तो 8th का करेक्ट आंसर इज, जो मुझे याद है, इज ऑप्शन ए। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन 9, द मेन थीम ऑफ द बुक छोटे और बड़े का सवाल, रिटन बाय काशी बाबा अ कानपुर मिल वर्कर वॉज। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे और बड़े का सवाल किसने लिखी थी, तो याद रखना काशी बाबा अ कानपुर मिल वर्कर। अब इसका मेन थीम क्या था कि एक अपर क्लास का आदमी, या जात और क्लास के बीच का लिंक, या रिस्ट्रिक्शन वर्नाकुलर प्लस पे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उस टाइम के वो, या फिर इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। क्या हो सकता है इसमें से आंसर, क्या लगता है। द लाइफ ऑफ द इलाइट अपर क्लासेस, द लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, छोटे और बड़े का सवाल, साफ साफ थीम हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, व्हाई वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में क्यों पास कर दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस अलाउ कर दी गई, क्यों ऐसा हुआ। टू प्रमोट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, क्या ये रीजन था, या फिर द एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पुट सम चेक ऑन वर्नाकुलर प्रेस विच हैड बिकम एसर्टिवली नेशनलिस्ट। जो कई वर्नाकुलर प्रेस थे वहाँ पर इंडिया के अंदर अलग अलग भाषा में, मराठी, गुजराती और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, वो नेशनलिस्ट चीज़ें छापने लग गए थे, क्या इसके लिए पास किया गया था ये एक्ट, या फिर ये एक्ट इंडियंस को खुशी के लिए पास किया गया था कि उनकी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, सॉरी, या फिर ये एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश रूल को कंसोलिडेट या फिर लागू करने के लिए। तो ये गलत और ये गलत, बचता है ए और बी, लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए या फिर चेक करने के लिए। तो कोई भी हमारी लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए ब्रिटिशर्स क्यों काम करेंगे, इतना अच्छा नहीं है वो लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि जो देखो इनसे छुप छुपा के हम इंग्लिश में तो चलो कुछ प्रेस नहीं कर सकते थे क्योंकि रूल रेगुलेशन थे, तो लोकल लैंग्वेज में हम नेशनलिस्ट फीलिंग प्रेस करने लग गए, या क्या करने लग गए, प्रिंट करने लग गए, बताने लग गए लोगों को। तो वो सबके खिलाफ भी चेक करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हो गया कि अब वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज वाले प्रेस भी चेक होंगे, वहां भी सेंसरशिप लगेगी। क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गैली। गैली से आप क्या समझते हैं, क्या था यार के लिए, याद करो याद करो याद करो, मेटल फ्रेम का कुछ था ना, क्या लिखा है, अ मेटल फ्रेम इन विच टाइप्स आर लेड एंड लेस्ट कंपोज। ये सब गलत, वो टाइपिंग के ही लिए था, और करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग किसने सबसे पहले यूज़ की थी, कौन सी कंट्री ने, बहुत पहले की बात है, अभी मैंने बताया भी कि उसमें इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं था, स्पेनिश और ये सब नहीं था। क्या है ऑप्शन इसका करेक्ट, स्पेनियर्ड्स, फ्रेंच नहीं हो सकता है, स्पेनियर्ड्स, ठीक है, क्या है, स्पेनियर्ड्स। नाउ क्वेश्चन 13, हु वॉज द, क्वेश्चन 13 पढ़ो, हु वॉज किटागवा उतामारो। एक कार्टून मुझे याद आ गया ये पढ़ के।
हु वॉज कितागवा उतामारो, ये कौन थे? जापानीज आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट थे, कोरियन आर्टिस्ट थे, नन ऑफ देम। कार्टून याद आया तो यानी कि ऑफकोर्स वो जापान का ही होगा, और ये नाम भी जापान का ही है। और अगर चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें मालूम होगा यार, कितागवा उतामारो जापानीज आर्टिस्ट थे। देन 14th, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कैलीग्राफी, इसके बारे में कौन नहीं जानता? कैलीग्राफी यानी कि सजा सजा के लिखना। यहां पर देख लो, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल प्रिंटिंग, ब्यूटीफुल हैंड प्रिंटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल स्टाइल्स राइटिंग, ये होगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15th, हु वॉज नोन फॉर एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड उकियो, उकियो के लिए कौन जाना जाता था बताओ? चिंजो कितागवा उतामारो, जिनके बारे में हमने बात कर ली, वो कौन थे? वो एक जापानीज आर्टिस्ट थे। यहाँ पर उकियो की बात है, और यहाँ पर कौन है? गुटेनबर्ग या नन ऑफ दिस? उकियो भी तो जापानीज है यार, सीधे सीधे रिलेशन निकल रहा है, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। कितागवा उतामारो इज द आंसर येट अगेन। नाउ वॉट वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग? गुटेनबर्ग की पहली किताब कौन सी थी? बाइबल, रामायणा, चैप बुक या नन ऑफ दिस? क्या थी? ऑब्वियसली गुटेनबर्ग वॉज an Englishman and so Bible was the book. What was the ancient name of Tokyo? टोक्यो का पुराना नाम क्या था? जैसे मेरे शहर प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, वो तुम कमेंट्स में बताओ। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? ये जो मैंने शीट बताई थी कि 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन नंबर डाल के लिखो लिखो लिखो, टिक क्रॉस करो, कर रहे हो ना? तो जो भी तुम्हें आंसर लग रहा है वो लिखो, फिर मैं आंसर भी बताऊंगा, तो टिक या क्रॉस करना। वॉट वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो? क्या नाम था? साफ साफ याद है, ईदो। जिसने पढ़ा उसको याद है, ईदो। टोक्यो ईडो, टोक्यो ईडो, ऐसे याद कर लो। वॉट वॉज द बंगाल गैजेट? वॉट वॉज द बंगाल गैजेट? क्या था बंगाल गैजेट? इंडिया का था तो मालूम है, लेकिन फर्स्ट इंग्लिश मैगजीन था, इंग्लिश हिंदी मैगजीन था, वीकली था या वीकली इंग्लिश मैगजीन था? वीकली था ये तो मालूम है, लेकिन यार वीकली हिंदी था या वीकली इंग्लिश? तो वीकली इंग्लिश मैगजीन था। फिर क्वेश्चन 19th, विच इज नॉट एन इनोवेशन ऑफ द 20th सेंचुरी? विच इज नॉट एन इनोवेशन ऑफ द 20th सेंचुरी? इसमें से क्या 20th सेंचुरी का इनोवेशन नहीं है? चीप पेपर बैक एडिशंस, डस्ट कवर, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स या नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस बहुत कम चांस में होते हैं कि करेक्ट आंसर हो। 3 में से देख लेते हैं कि चीप पेपर बैक एडिशन थे, इनोवेशन, नॉट एन इनोवेशन पूछा है, नॉट एन इनोवेशन। तो अगर सस्ता पेपर बैक एडिशन मिल रहा है किसी चीज़ का, मतलब पहले महंगी प्रिंटिंग हो रही है, उसी का सस्ता वर्जन मिल रहा है पेपर बैक यानी कि पेजेस में, तो वो तो एक इनोवेशन कहलाएगी। फिर उसके बाद देखो डस्ट कवर मिल रहा है अगर बुक का, तो वो भी एक इनोवेशन कहलाएगी। और यहाँ पे है नॉट एन इनोवेशन ऑफ 20th सेंचुरी, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स वर सीरियलाइज्ड, ये उस टाइम पे नहीं हुआ था। 19th का सी। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ सीरियलाइज करने को, वो है कि ये सारे MCQ की सीरीज, जैसे जो हमने हिस्ट्री किया, ज्योग्राफी भी होगा, इस तरह से एक पेज लिया करो, क्वेश्चन डाला करो, और उसके बगल में जो तुम्हारे दिमाग में आए क्वेश्चन पढ़ के वो लिखा करो, और देन चेक किया करो, टिक क्रॉस। और सिर्फ इतना नहीं, ये नहीं कि ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो जो है वो काफ़ी डिज़ाइन करके बनाई गई थी, ऐसे सीक्वेंस में बनाई गई वीडियो कि 2 घंटे में हमने ख़त्म किया ऑलमोस्ट, वो भी 5 चैप्टर, और कितने टोटल 100 MCQs। तो एवरेज आपको 20 MCQs के कितने टाइम मिल रहे हैं? ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम। तो अगर आधे घंटे में अपने 20 MCQs का सेक्शन 1 ख़त्म कर दोगे एग्जाम हॉल में, तो 2.5 घंटे बचे रहेंगे बाकी पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए, जो एक ताबड़तोड़ स्ट्रेटजी है। इससे तगड़ी स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी MCQs के लिए। आ जाओ अगला और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था? सबको पता है, अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ रोम, मूवमेंट टू रिफॉर्म कैथोलिक चर्च, न्यू रिलीजन, नन ऑफ दिस? ऑब्वियसली अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तो नन ऑफ दिस तो कट कर दो, न्यू रिलीजन कट कर दो, बचता है हमारे पास चैलेंज टू अथॉरिटी ऑफ रोम, रोम की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था, या फिर एक मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च। इन दोनों में से एक आंसर है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ऑफकोर्स चर्च के लिए था, तो मूवमेंट टू रिफॉर्म कैथोलिक चर्च। होता है ये चैप्टर ख़त्म, होती है ये सीरीज़ ख़त्म। हमने कर लिए हैं ऑलमोस्ट 100, कितने
ऑलमोस्ट 100 MCQs इन लेस देन 2 आवर्स और 2 आवर्स यानी कि 2 आवर्स यानी कि कितने 120 मिनट्स में हमने ये पूरा का पूरा ख़त्म किया है। अब 120 मिनट्स में 100, ठीक है, और एग्ज़ाम में आएगा तुम्हारा कितना 20, एग्ज़ाम में आएगा 20, यानी कि अप्रॉक्स 24 मिनट्स अगर इस स्पीड से कर लिए, थोड़ा बहुत 5-6 मिनट ज़्यादा भी लग गए तो इस स्पीड क्या लग गई, जो 30 मिनट्स में अपना सेक्शन ख़त्म कर दोगे MCQ वाला, और देन 2.5 घंटे बचे रहेंगे कितने, उसमें से भी आधे घंटे 15 मिनट बचा लो अगर चेकिंग के लिए पॉइंट्स देखने, क्योंकि सोशल में काफ़ी लिखना होता है, तो आधे घंटे और 35 मिनट में 35 मिनट्स के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करना अपना ये MCQs वाला सेक्शन। ये MCQs वाला पूरा सेक्शन कैसे करना है, देखो मैंने 2-3 जगह बताया कि पहले एलिमिनेट करो, C और D एलिमिनेट हो गया, फिर A और B में देखो क्या ज़्यादा सही लग रहा है, तो B सही था तो B मार्क कर दिया। देन कुछ चीज़ तो अगर नहीं भी आती है नाम सेपरेट हो जाएगी, छोटे और बड़े का सवाल, तो यहाँ पे कास्ट की बात हो रही है। फिर उसके बाद क्यों यहाँ पर बात हुई थी कि पेनी मैगजीन्स किसके लिए थी, तो चिल्ड्रन, फैक्ट्री वुमेन सब एलिमिनेट हो गए, तो वुमेन आंसर था। फिर कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको तुम गैस करके भी आसानी से कर सकते हो, और कई क्वेश्चन MCQs में बता रहा हूँ कि पैटर्न कैसे याद करा जाता है। पैटर्न एक तरीका होता है याद करने का MCQ। चाइना, जापान एंड कोरिया ऑप्शन है, तो कोरिया का याद कर लो क्या कि कोरिया में था BTS, तो 3 लेटर थे, तो 3 यहाँ भी, चाइना, जापान, कोरिया। उसी तरीके डायमंड सूत्रा उत्तरा समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सूत्रा की काफ़ी बातें होती हैं जापान में, तो इसलिए डायमंड सूत्रा ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है कहाँ की, जापान की। मार्टिन लूथर सबको पता है रिलीजियस रिफॉर्मर थे, इसमें कुछ भी रटने या फिर पैटर्न या फिर मिमोनिक या फिर कोई भी पैटर्न की ज़रूरत ही नहीं है। देन विच प्रॉब्लम हैज़ बीन रेज्ड इन गुलामगिरी, ये हमने देखा कि कास्ट की बात हुई थी। अब सुनो, तुम्हें एक काम करना है, क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कोई भी एक क्लास देखनी है, कोड यूज़ करके पढ़ ले गैंग। क्या करना है, कोई भी एक क्लास यूज़ करनी है, कोड यूज़ करके पढ़ ले गैंग। इससे तुम एक बहुत ही न्यू फीचर अनलॉक करोगे, जिसके बाद तुम हमारी यानी कि मेरी क्लासेस देख पाओगे अनअकैडमी ऐप पर। बहुत जल्द आने वाली खतरनाक क्लास है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, ये तो एक रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव लेक्चर है, प्रीमियर है, ये सब चीज़ हम यूट्यूब पे कर पा रहे हैं। बट अनअकैडमी ऐप पे क्या होता है कि हम पोल्स वगैरह कर सकते हैं, तुमसे मैं बात कर सकता हूँ, तुम माइक से सोचो इंटरेक्ट करते हुए डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ अगर करनी है तो अनअकैडमी ऐप पे आ जाओ और वहाँ पर आओ, इंस्टॉल करो, और तुम मेरी क्लास में तभी मेरी क्लास तक तब पहुँच पाओगे जब तुम पढ़ ले गैंग डालकर ये कोड यूज़ करके कई क्लासेस देख लोगे। तो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, इस चैनल की नोटिफिकेशन छेड़ दो कि कुछ भी मिस ना हो, और उसके बाद करना क्या है, अबे जाना, जा पढ़ ले।